हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आप हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं जिसमें आपको आगे के एपिसोड जल्द से जल्द मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डिस्क्लेमर। ये चैनल कहानी स्टोरी टेलिंग पर आधारित है। सारी कहानियाँ कल्पना, लोक कथाओं और फिक्शन से प्रेरित होती हैं। इनका उद्देश्य केवल मनोरंजन है। इन्हें वास्तविक जीवन की सलाह या सच्चाई न समझें। 106 छठे विभाग के नाम से ही स्पष्ट था कि यह युद्ध के समय युद्ध रणनीतियों को बनाने और मार्गदर्शन देने वाला विभाग था। धूसर वस्त्र सेना का संगठन अन्य समूहों से थोड़ा अलग था। जहां रोशनी राठौर रहती थी, वह उच्चतम स्तर का मुख्यालय था। वहां का माहौल अपेक्षाकृत शांत रहता था और कोई सख्त पहरा नहीं था। रोशनी वहां कई मंत्रियों के साथ महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा कर सकती थी और आम नागरिकों से भी छोटी मोटी बातें कर लेती थी। हालांकि सामरिक विभाग अलग था। दिन का कोई भी समय हो, वहां सैनिकों का कड़ा पहरा रहता था और अनजान लोगों को पास आने की अनुमति नहीं थी। लेकिन अब इस जगह पर बिन बुलाए मेहमानों के एक समूह ने धावा बोल दिया था। बाहर सैनिकों की कुछ छोटी टुकड़ियों को जल्दी ही हरा दिया गया। हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन घुसपैठियों ने उन्हें सामरिक विभाग के तंबुओं तक पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। इसमें सैनिकों की ढिलाई का दोष नहीं था। दरअसल दुश्मन के पीछे हटने की खबर से यहाँ जश्न का माहौल था और सैनिक उत्सव मनाने में व्यस्त थे। इसके अलावा जब इस समूह को पहले रोका गया था तो उनका व्यवहार काफी विनम्र था। उन्होंने छठे विभाग का एक मिशन नोटिस दिखाया और सिर्फ इतना कहा कि वे अधिकारी बोले से मिलना चाहते हैं। जाहिर है, सैनिक उन्हें सिर्फ एक नोटिस के आधार पर अंदर नहीं जाने दे सकते थे, इसलिए उन्होंने कहा कि वे सूचना भेज देंगे। अगर अधिकारी बोले मिलना चाहेंगे तो उन्हें अलग से बता दिया जाएगा। यह कोई समस्या नहीं थी। आखिर अभी युद्ध का समय था। भले ही दुश्मन के पीछे हटने की खबर थी, लेकिन यहाँ निपटने के लिए और भी बहुत कुछ हो सकता था। अधिकारी बोले यहाँ के एक उच्च पदस्थ अधिकारी थे, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से बहुत व्यस्त थे। उनके पास मिशन का जवाब देने आए इन लोगों से मिलने का समय कहाँ था। हालांकि ये सुनते ही उन लोगों के तेवर बदल गए और वे सीधे अंदर घुस गए। शुरुआत में सैनिक इस अचानक हमले के लिए तैयार नहीं थे और उनकी रक्षा पंक्ति टूट गई। सामरिक विभाग में सुरक्षा की केवल एक पंक्ति नहीं थी। चेतावनी मिलने के बाद सैनिकों की कुछ और टुकड़ियां वहां पहुंचीं, लेकिन ये घुसपैठिए काफी कुशल थे। खंजर लिए अपने नेता के नेतृत्व में उन्होंने एक के बाद एक कई रक्षा पंक्तियों को तोड़ दिया और सीधे छठे विभाग के तंबुओं की ओर बढ़ गए। पीछे हटो! एक जोरदार दहाड़ के साथ मिट्टी उड़ी और एक सैन्य कप्तान को बाहर फेंक दिया गया, जिससे तंबुओं के सामने खड़े सैनिकों की एक कतार बिखर गई। तभी एक साधारण दिखने वाले व्यक्ति ने अपनी तीखी आंखें सिकुड़ी और एक दर्जन लोगों के साथ तंबू के बाहर खाली जगह पर आ खड़ा हुआ। कहने की जरूरत नहीं कि यह तानिशिक आर्यावर्धन और उसके धूसर आकाश दल के सदस्य थे। जब तानिशिक का पीछा किया जा रहा था, वह हमेशा यही सोच रहा था कि इस बार समस्या कहाँ हुई। जब वे निर्धारित स्थान पर पहुंचे तो उन्हें वहां धूसर वस्त्र सेना नहीं मिली। इसके बजाय उन्हें ब्रह्मांड राज्य की नियमित सेना ने घेर लिया था। इसके बाद हुई लड़ाई में उसने एक से अधिक बार उनसे पूछताछ की, लेकिन उसे इस स्थान से गुजरने वाली धूसर वस्त्र सेना की किसी टीम के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। पहली बार उसे लगा कि शायद वे नहीं जानते। दूसरी बार, तीसरी बार, अनगिनत बार ऐसा होने पर तानिशिक का शक उस व्यक्ति पर गहरा गया जिसने मिशन जारी किया था। सरसराहट! इस बिंदु तक पहुंचना उनकी सीमा थी। खबर सुनकर आए सैनिकों ने अपनी तलवारें निकाल लीं और उन्हें घेर लिया। देवांश मलिक और बाकी लोग डरे नहीं। वे एक दूसरे की पीठ सटाकर घेरा बनाकर खड़े हो गए। मैं आज किसी की जान नहीं लेना चाहता। एक गहरी सांस लेकर तानिशिक ने शांति से कहा, मैं यहाँ स्पष्टीकरण लेने आया हूँ। अधिकारी बोले को बाहर बुलाओ। सर! तंबू का पर्दा उठा और ऊंचे दर्जे के कवच पहने कुछ लोग माथे पर बल लिए बाहर आए। सैनिक पीछे हट गए और सबसे आगे सफेद बालों वाले एक हटे कटे बूढ़े जनरल थे। पुराने जनरल ओमेंद्र सेन। तानिशिक ने झुककर प्रणाम किया। तुम तानिशिक हो? ओमेंद्र की याददाश्त अच्छी लग रही थी। उन्होंने आश्चर्य से पूछा। हाँ, मैं ही हूँ। हाँ, तुम वाकई वापस आ गए। तो अभी जो दुश्मन पीछे हटा है वह भी तुम्हारी वजह से था। वे वास्तव में युद्ध क्षेत्र के अनुभवी खिलाड़ी थे। तानिशिक को देखते ही उन्होंने पुरानी कड़ियों को जोड़ लिया। तानिशिक ने सिर हिलाया और अपने हाथ फैला दिए। मैंने गलती से कुछ महत्वपूर्ण लोगों को पकड़ लिया था, इसलिए। हाँ, बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे। पुराने जनरल ओमेंद्र जोर से हंसे और फिर लंबी सांस ली। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम कुछ लोग वह कर सकते हो जो हम हजारों लोग 10 दिनों की लड़ाई के बाद भी नहीं कर पाए। यह अद्भुत है। हाँ, तुम हमारी धूसर वस्त्र सेना के नायक हो। तानिशिक ने धीरे से सिर हिलाया। ये सच में सिर्फ किस्मत थी। खैर, दरअसल मैं यहाँ अधिकारी बोले को ढूंढने आया हूँ। बोले? पुराने जनरल ओमेंद्र एक पल के लिए ठिठके और फिर तानिशिक के आने का मतलब समझ गए। उनके चेहरे पर थोड़ी शर्मिंदगी आ गई। तानिशिक, उस रात घेराबंदी से बाहर निकलने की सबको बहुत जल्दी थी,
इसलिए थोड़ा भ्रम हो गया था। बोले ने गलती से वह मिशन जारी कर दिया था। खैर, मैं तुम्हारी तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। बोले, बाहर आओ और तानिशिक से माफ़ी मांगो। बोले उन लोगों में से एक था जो पुराने जनरल के साथ बाहर आए थे। जब से उसने तानिशिक का नाम सुना था वह सुन्नसा हो गया था। वह वापस आ गया, वह वापस आ गया। बोले, बोले, ओमेंद सेन ने माथे पर बल डालते हुए मुड़कर आवाज़ दी। जी, यहाँ हूँ। बोले होश में आया और उसने जल्दी से जवाब दिया। किस बात का इंतज़ार कर रहे हो? जल्दी बाहर आओ और तानिशिक से माफ़ी मांगो। ठीक है। बोले ने खुद को संभाला और भीड़ से बाहर निकल आया, झुककर माफ़ी मांगने के लिए तैयार। रुको। तानिशिक एक तरफ हट गया और बोले को घूरने लगा। गलती? तो ऐसी कोई टीम थी ही नहीं। जी नहीं, वह मेरी गलती थी, मुझे माफ़ कर दो तानिशिक ने हाथ के इशारे से बोले को चुप करा दिया। उसने अपने होंठ सिकुड़े और हल्की मुस्कान के साथ कहा, गलती? हाँ, बस एक गलती थी। एक पल रुकने के बाद तानिशिक ने मुड़कर कहा, अपनी कमीज़ें उतारो। जी, बॉस। धूसर आकाश दल के लोगों ने अपने शरीर पर मौजूद फटे पुराने कपड़ों के चिथड़े उतार फेंके। आसपास के सैनिकों में हलचल मच गई और वे दंग रह गए। ठंडी हवा चल रही थी और एक दर्जन से ज्यादा नग्न बदन वाले ताकतवर आदमी बीच में सिर उठाकर खड़े थे। उनके शरीर के लगभग हर हिस्से पर छोटे बड़े घाव थे। युद्ध के मैदान में रहे ये सैनिक आसानी से पहचान सकते थे कि ये चाकुओं के कटने, भालों के चुभने और तीरों के निशान थे। कई घाव पूरी तरह भरे भी नहीं थे और उधड़ा हुआ मांस और खून देखा जा सकता था। इसका नाम ल्यूक है। तानिशिक ने एक कदम पीछे हटकर उस आदमी के निचले पेट पर बने लंबे निशान की ओर इशारा किया। यह उस चाकू का निशान है जब वह 11 दिन पहले घेराबंदी तोड़ रहा था। वह लगभग बीच से कट ही गया था। इसका नाम ओज है। ये 3 निशान उन तीरों के हैं जब उसने 10 दिन पहले घेरा तोड़ा था। उस समय तीर उसके शरीर के आर पार हो गए थे। इसका नाम है। आसपास के सैनिकों की आंखों में चमक बदल गई। अब उनमें दुश्मनी नहीं बल्कि सम्मान था। ये घाव नहीं थे, ये पदक थे। ये सैनिक नहीं, ये नायक थे। इसका नाम एंगस है। वह अभी खड़ा नहीं हो सकता। उसे गंभीर फ्रैक्चर है। 7 दिन पहले आए भूकंप में वह एक चट्टान की चपेट में आ गया था। खैर, एक और व्यक्ति था जिसका नाम फेलिक्स था। मुझे उम्मीद है कि तुम ये नाम याद रखोगे। वह मर चुका है। वह उसी भूकंप में मारा गया। गहरी सांसें, खामोशी। कुछ लंबी सांसें लेने के बाद तानिशिक ने शांति से बोले की ओर देखा। मैं ये बात नहीं करना चाहता कि हम उस पीछा किए जाने के दौरान कैसे जीवित बचे। मैं यह नहीं बताना चाहता कि हमने 6 दिनों तक ज़मीन के नीचे कैसे खुदाई की। मैं यह नहीं कहना चाहता कि हमने अपने साथियों को कैसे दफनाया। उद्धरण चिन्ह। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, भाड़ में जाओ तुम्हारी माँ की ऐसी तैसी तुम्हारी गलती की। सर्र। एक परछाई झपटी। तानिशिक ने बोले को पकड़ लिया और अपना खंजर ऊपर उठाया। तानिशिक। ओमेंद चिल्लाए। रुको। नहीं। ओमेंद ने अपने हाथ फैलाकर शांत रहने का इशारा किया। तानिशिक, तुम्हारे साथ जो हुआ उसके लिए मुझे सच में खेद है, लेकिन वह वास्तव में एक अनजानी गलती थी। हाँ, बोले को सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन वह मरने के लायक नहीं है। तानिशिक ने थोड़ा माथा सिकोड़ा और ऊपर देखा। पुराने जनरल ओमेंद सेन, मैंने कहा था कि मैं आज किसी की जान लेना नहीं चाहता। सड़प। खून की एक लकीर उभर आई। खन। चिंगारियां उठी और एक म्यान वाली तलवार ने खंजर को रोक दिया। धूसर वस्त्र सेना के एक उच्च अधिकारी और कुलीन होने के नाते बोले के पास युद्ध का अच्छा कौशल था। अभी तानिशिक का हमला बहुत अचानक था और उसकी गति बहुत तेज थी, इसलिए वह आसानी से पकड़ा गया था। अब जब उसने प्रतिक्रिया दी तो वह विरोध कैसे नहीं करता। हमले को रोकने के बाद म्यान हवा में उड़ी और एक चमक के साथ वह सीधे तानिशिक के पेट की ओर बढ़ी। धप। तानिशिक ने तलवार पर वार करने के लिए हाथ घुमाया। बोले की प्रतिक्रिया तेज थी और इस वार के झटके का फायदा उठाते हुए वह जल्दी से पीछे हट गया। भाई तानिशिक, वह वास्तव में एक गलती थी और मैं ईमानदारी से माफ़ी मांगने को तैयार हूँ। भले ही दुश्मन पीछे हट गया है, लेकिन आगे की कार्रवाई ज़रूर होगी। क्या तुम मुझे खुद को सुधारने का एक मौका भी नहीं दोगे? भले ही बोले के शब्द जल्दबाजी में कहे गए थे, लेकिन उसका मतलब साफ था। मानना पड़ेगा कि उसका दिमाग काफ़ी तेज था। एक तरफ उसने खुद को विनम्र दिखाया और माफ़ी मांगी, तो दूसरी तरफ उसने धूसर वस्त्र सेना की सेवा जारी रखने की इच्छा जताकर आसपास के सैनिकों की सहानुभूति बटोर ली। हाँ भाई तानिशिक, गलती हो चुकी है और उसे बदला नहीं जा सकता। अधिकारी बोले को सुधार का एक मौका दें। भाई तानिशिक, आवेश में न आएं। मुझे लगता है कि यह सही होगा। क्यों न हम नेता रोशनी राठौर से न्याय करने को कहें। तानिशिक ने अपने होंठ सिकुड़े और उपहास भरी मुस्कान दी। फिर बिना एक शब्द बोले उसका शरीर आगे की ओर झपटा और खूनी रोशनी की चमक फैल गई। सड़प सड़प सड़प। अच्छा है। बोले का दिल हत्या के इरादे से भर गया। सच कहूं तो पिछली योजना ने तानिशिक को मारा नहीं, बल्कि उसे इतना बड़ा योगदान देने का मौका दे दिया जो बोले की उम्मीदों से परे था।
लेकिन अब जब तानिशक बदला लेने आया था तो अगर वह तलवार से मारा जाता तो ये स्वाभाविक ही लगता है ना। आह, जाहिर है, ऊपर से बोले ने आह भरी और अनिच्छा से कहा, अगर ऐसा है भाई तानिशक तो सावधान रहो। उसके शरीर के चारों ओर हरे रंग की युद्ध ऊर्जा उमड़ी और उसने तुरंत एक सुरक्षा कवच बना लिया। फिर उसने अपनी लंबी तलवार लहराई और सुरक्षा की परतें खड़ी कर दीं। रक्षात्मक मुद्रा अपनाना एक मजबूरी थी। पहला इसलिए क्योंकि तानिशक की गति बहुत तेज थी और उसे सच्चाई जानने की जरूरत थी। दूसरा, कुछ भी हो, सतह पर तानिशक और उसके लोग सही थे। इसलिए बोले ने योजना बनाई कि वह तानिशक को कुछ देर हमला करने देगा ताकि वह सहानुभूति बटोर सके और बाद में अनजाने में हुई हत्या के लिए आधार तैयार कर सके। बोले के विचार गहरे थे, लेकिन इसके बाद जो हुआ वह पूरी तरह उसके नियंत्रण से बाहर था। टिंग 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 टिंग। खंजर की लाल परछाई एक सांप की जीभ की तरह थी जिसने सामने की तलवार की परतों को आसानी से तोड़ दिया। जब वह करीब आया तो लाल रोशनी फिर से फैल गई और रेशम की तरह उसके चारों ओर लिपट गई। ये कैसे संभव है? बोले हैरान रह गया। एक दहाड़ के साथ उसकी ऊर्जा फिर से बढ़ी। उसकी तलवार की धार एक झरने की तरह तेजी से हमला करने लगी। शुरुआत में बोले को लगा कि कोई समस्या नहीं होगी। आखिर वह तानिशक से उम्र में काफी बड़ा था। युद्ध के अनुभव या ऊर्जा के मामले में उसे ही बढ़त मिलनी चाहिए थी। लेकिन मुकाबले के क्षण में तानिशक के मामूली से दिखने वाले वार ने सीधे उसके तलवार के वेग को तोड़ दिया। हमले का समय, युद्ध की लय पर पकड़। वह स्पष्ट रूप से एक अनुभवी उस्ताद था। भले ही बोले ने जल्दी से अपनी रणनीति रक्षा से हमले में बदल दी, लेकिन स्थिति अभी भी साफ नहीं थी। तानिशक का शरीर बहुत तेज था और बोले की तलवार उसे पकड़ नहीं पा रही थी। ऊपर से ऐसा लग रहा था कि बोले हावी है, लेकिन वास्तव में उसके वार खाली जा रहे थे। अपनी पूरी ताकत से मुक्का मारना और उसका रूई पर गिरना अच्छा एहसास नहीं होता। बोले इतना निराश था कि उसका खून खौलने लगा, और जब वह काफी देर तक हमला नहीं कर पाया तो तानिशक का वार एक छोटे तीर की तरह लगातार उसके ऊर्जा कवच में छेद करने लगा। इसे खत्म करो। स्थिति को बिगड़ते देख बोले ने अपनी घातक चाल चली। हरे रंग की तलवार की रोशनी चाप के रूप में बनी और उसके शरीर के केंद्र से फट पड़ी। एक पल में जगह तलवार की लहरों से भर गई। नीचे झुक जाओ। जनरल ओमेंद्र के चेहरे का रंग बदल गया और वे आसपास के सैनिकों पर चिल्लाए। युद्ध ऊर्जा अपनों को नहीं पहचानती। अगर कोई इसकी चपेट में आया तो वह दूर जा गिरेगा या बीच से कट जाएगा। बोले को कोने में धकेल दिया गया था। तानिशक एक परछाई की तरह था जो उसके बगल और पीछे से प्रकट हो रहा था। वह हमला करना चाहता था पर उसे ढूंढ नहीं पा रहा था। उसके पास ऐसे बड़े क्षेत्र में फैलने वाले हमले का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ये कौशल केवल एक वरिष्ठ योद्धा ही कर सकता था। बोले की योग्यता अभी वरिष्ठ योद्धा बनने से एक कदम दूर थी, फिर भी उसने बड़ी मुश्किल से इसे कर दिखाया। सर, तानिशक की आकृति अचानक चमकी और उसके सामने आ गई। आती हुई तलवार की रोशनी का सामना करते हुए वह सोच में डूबा हुआ लग रहा था। हा, मरो, अब मरो। बोले खुश हो गया। सड़प, जैसा उसे उम्मीद थी, तलवार की धार तानिशक की कमर के पार निकल गई। आसपास के सैनिक सदमे में थे। सेना के लिए इतना बड़ा योगदान देने वाला नायक ऐसे ही मारा गया। अरे, ये सही नहीं है। खून कहाँ है? बोले को जल्दी ही समझ आ गया कि कुछ गलत है। उसने अपनी आंखें फाड़कर देखा तो जो आकृति कटी थी वह धीरे धीरे धुंधली होकर गायब हो गई। गायब होती आकृति के सामने तानिशक फिर से प्रकट हुआ। उसके चेहरे पर अभी भी वही सोच वाला भाव था। कट गई, गायब, फिर कटी, फिर गायब। जमीन पर लेटे सैनिक पत्थर की मूर्ति बन गए थे। केवल उनकी पुतलियां दाएं बाएं घूम रही थीं, जो तलवार की रोशनी के बीच तानिशक की आकृति को देख रही थीं। वह पानी में मछली की तरह था, जो बड़ी आसानी से झांसा दे रहा था और परछाइयों की एक कतार छोड़ रहा था। उसकी हरकतें सहज थीं और चेहरे का भाव स्थिर। तनाव या घबराहट का कोई निशान नहीं था। ऐसा लग रहा था कि वह तलवार की सघन रोशनी के बीच नहीं, बल्कि कमियों से भरे एक जाल में टहल रहा है। अपनी जादुई गति की मदद से तानिशक एक ही पल में बोले के सामने पहुंच गया। बोले अनजाने में चिल्लाया और तलवार उठाए। धप, अचानक खून दिखाई दिया। खंजर ऊर्जा कवच को भेदता हुआ हथेली में घुस गया। झन, तलवार जमीन पर गिर गई। तानिशक ने अपना पैर बढ़ाया और बोले के घुटने पर लात मारी। कड़क, बोले करा उठा और आधे घुटने के बल जमीन पर गिर पड़ा। तानिशक उसके ऊपर झुका और धीरे से बोला, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मुझे तुमसे हत्या की गंध क्यों आ रही है? तानिशक हत्या के इरादे के प्रति संवेदनशील था। बोले के साथ इतनी देर तक लड़ने का कारण यह था कि उसे शुरू से ही उसके भीतर एक मंद हत्या का इरादा महसूस हो रहा था। तानिशक बहुत उलझन में था। उनकी कोई दुश्मनी नहीं थी और आज वे पहली बार औपचारिक रूप से मिले थे। बोले ने उन्हें इतना परेशान किया था तो उसे तो दोषी महसूस करना चाहिए था। यह मारने की इच्छा कहाँ से आए? वह मिशन तुमने जानबूझकर तय किया था, है ना? मैं वास्तव में उत्सुक हूँ। क्या मैंने, तानिशक ने, कभी तुम्हारा कुछ बिगाड़ा है?
बोले का चेहरा पीला पड़ गया था और माथे से पसीने की बूंदें टपक रही थीं। नहीं, वह एक गलती थी। बोले अच्छी तरह जानता था कि चूंकि वह लड़ाई हार चुका है, इसलिए बचने के लिए उसे इसी बात पर अड़े रहना होगा। धप, बोले का शरीर कुछ मीटर दूर जा गिरा। एक गलती, हे। तानिशिक फिर से उसके पास गया और बोले की पिंडली को पकड़ने के लिए झुका। कड़क कड़क, हड्डियां टूटने की आवाजें गूंज उठीं। आह, बोले आखिर खुद को रोक नहीं पाया और आसमान की ओर मुंह करके चिल्लाया। ओह, माफ करना, मुझसे भी एक गलती हो गई। तानिशिक ने अपने हाथ फैलाए और बोले की कांपती टांगों पर फिर से अपनी हथेलियां रख दीं। दरअसल मैं तुम्हारी हड्डियां जोड़ने में मदद करना चाहता था। बस बहुत हुआ। पुराने जनरल ओमेंद सेन आगे बढ़े और धीमी आवाज में कहा, भाई तानिशिक, बोले की पहले गलती थी। चूंकि तुमने उसकी मौखिक माफी स्वीकार नहीं की, इसलिए तुमने हिंसा का रास्ता चुना। अब जब तुमने उसकी पैर की हड्डी कुचल दी है, तो इतना काफी होना चाहिए। तानिशिक, रुक जाओ। दूर से एक मधुर और प्रभावशाली आवाज आई। नेता रोशनी राठौर, नेता रोशनी राठौर। लगातार अभिवादनों के बीच रोशनी कुछ लोगों के साथ तेजी से वहां पहुंची। चाचा, एक हैरान कर देने वाली चीख सुनाई दी और फिर एक आकृति वहां झपटी। धप धप धप, मुक्कों और लातों के संक्षिप्त आदान प्रदान के बाद वह आकृति तुरंत पीछे धकेल दी गई। वह जमीन पर गिरा, कुछ बार लुढ़का और खड़ा हो गया। वह बालदेव सिंह था, जो बहुत बुरा दिख रहा था। तानिशिक, मुझे खेद है, लेकिन जब तक मेरा काम पूरा नहीं हो जाता, कोई इसे यहाँ से नहीं ले जा सकता। तानिशिक ने दृढ़ता से कहा। सैनिक एक दूसरे को देखने लगे और कुछ देर के लिए अवाक रह गए। रोशनी अपने माथे को छूने से खुद को नहीं रोक सकी। यह मामला वास्तव में पेचीदा था। मूल रूप से वे बोले से निपट चुके थे। तार्किक रूप से यह मामला खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन अब जब तानिशिक और बाकी लोग वापस आ गए थे, तो पीड़ित का न्याय मांगना वाजिब था। कुछ देर सोचने के बाद रोशनी ने कहा, तानिशिक, बोले को पहले ही सज़ा मिल चुकी है। उसकी गलती के लिए मौत की सज़ा ज़्यादा होगी। अब उनके बीच समस्या ये थी कि बोले की गलती अनजानी थी या जानबूझकर की गई। तानिशिक ने अपना मन बना लिया था। उसे लगभग यकीन था कि बोले ने ये जानबूझकर किया था, लेकिन मारने का इरादा जैसी चीज़ काल्पनिक होती है, इसे कैसे साबित किया जा सकता था? तुम कहते हो कि बोले तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता था, लेकिन उसका मकसद क्या था? किसी को नुकसान पहुंचाने का कोई कारण होना चाहिए। तुम तो पहले कभी मिले भी नहीं थे। एक पल की खामोशी के बाद तानिशिक ने अपने होंठ सिकुड़े और कहा, मैंने कहा था, मैं आज किसी की जान लेना नहीं चाहता। हर कोई राहत की सांस लिए बिना नहीं रह सका। जब तक वह किसी को मार नहीं रहा था, बातचीत की गुंजाइश थी। तानिशिक और बाकी लोग नायक थे। वे धूसर वस्त्र सेना के साथ संबंध टूटने जैसी स्थिति नहीं चाहते थे। तभी तानिशिक फिर बोला, लेकिन जैसा कि आपने पहले कहा था, गलत करने पर सज़ा मिलनी चाहिए। मुझे लगता है कि अभी जो सज़ा मिली है वह काफ़ी नहीं है। कड़क 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 कड़क, आह आह आह। उसकी फटी हुई आवाज़ ने आसमान हिला दिया। मैं तुम्हारी नसें तोड़ना चाहता था, लेकिन चूंकि तुम्हें चकमा देना इतना पसंद है, तो। तानिशिक ने अपने हाथ बोले की टांगों पर दबा दिए। उसकी 10 उंगलियों ने जोर लगाया और बोले की पैरों की हड्डियों को इंच दर इंच पाउडर में बदल दिया। जमीन पर तड़पते बोले को देखकर हर कोई कांप उठा। ये किसी की जान नहीं लेना था, ये तो जान लेने से भी ज्यादा क्रूर था। ये सब करने के बाद तानिशिक ने अर्धचेतन बोले को उठाया और कहा, मैं एक बहुत ही तर्कसंगत व्यक्ति हूँ। जो तुम्हारा मुझ पर कर्ज है वह मैं वापस लूंगा। यह मैंने एंगस की ओर से लिया है। अगला, मैं इस मामले की जांच करूंगा। अगर मुझे पता चला कि यह सब तुमने जानबूझकर किया था, तो मैं फेलिक्स की ओर से तुम्हारी जान ले लूंगा। उसके बाद उसने अपनी पकड़ ढीली कर दी और बोले कीचड़ की तरह जमीन पर गिर पड़ा। इस दौरान किसी ने ध्यान नहीं दिया कि तानिशिक की उंगलियों के माध्यम से बोले की छाती में एक गहरा खूनी प्रभाव डाल दिया गया था। फिर सबकी नज़रों के सामने तानिशिक ने कुछ कदम पीछे हटकर सिर झुकाया। नेता रोशनी, मैं थक गया हूँ। मैं पहले जाकर आराम करूंगा। मैं बंदियों के बारे में आपको बाद में रिपोर्ट करूंगा। अध्याय 107। हमारी टोल लेने वाली टुकड़ी के अनुसार दुश्मन 10 मील पीछे हट गया है और उसने साधारण मोर्चाबंदी शुरू कर दी है। हमले के कोई संकेत नहीं हैं। बंदियों की पहचान की जांच कर ली गई है। इनमें 7 अर्ल के बेटे, 8 मार्क्विस के बेटे और 3 ड्यूक के बेटे हैं। उनके बड़े साम्राज्य के प्रधानमंत्री, सैन्य कानून अधिकारी, प्रशासक हैं। तंबू में पूरी तरह सन्नाटा छा गया, क्योंकि वे एक के बाद एक घोषित किए जा रहे इन शानदार आधिकारिक पदों की सूची सुन रहे थे। ये जानना जरूरी था कि ये केवल उनके करीबी परिवार के सदस्य थे। यदि कुलीनों के बीच वैवाहिक संबंधों को ध्यान में रखा जाए, तो इन बंदियों के बड़े एक ही झटके में पूरे साम्राज्य के ऊपरी स्तर पर कब्जा कर सकते थे। अचानक दूर से एक बूढ़ी और बुलंद आवाज आई। बहुत अच्छे। सेनापति ओमेंद सेन का चेहरा खुशी से भर गया और उन्होंने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा।
इन लोगों के हमारे हाथ में होने के बाद देखते हैं कि कौन हम पर हमला करने की हिम्मत करता है। हा, मुझे इस बात की चिंता नहीं है। धूसर वस्त्र पहने एक बूढ़ा व्यक्ति अपनी उंगलियों को दबाने से खुद को नहीं रोक सका। मैं ये सोच रहा हूं कि ये लोग चावल की कितनी बोरियां, कितने किलो आटा और नमक के कितने टुकड़ों के लायक हैं। सही कहा। सेनापति ओमेंद सेन ने अपनी हथेलियां आपस में टकराईं। हम उनका उपयोग कुछ मानक कवच और हथियारों के बदले में भी कर सकते हैं। यदि वे तैयार नहीं हैं तो हमें कुछ धातु दे दें और हम उन्हें खुद बना लेंगे। वाह, अगर आप मुझे 2 और बिजली के हथौड़े दे दें तो यह और भी बेहतर होगा। तुम पुराने युद्ध के पागल हो, तुम वाकई सपने देखने की हिम्मत रखते हो। तुम सीधे ये क्यों नहीं कहते कि हम सेना ही तुम्हें सौंप देंगे? मुझे बुरा नहीं लगेगा, बस मुझे नहीं पता कि वे तैयार हैं या नहीं। ओह रोशनी राठौर के तंबू में माहौल गहरा था। 60 के दशक के कुछ बूढ़े लोग लाल चेहरों के साथ हंस रहे थे और इस बार अपनी फसल की उम्मीद कर रहे थे। इस बार उन कुलीन युवाओं को पकड़ना एक रणनीतिक जीत कही जा सकती थी। उन्होंने न केवल अपनी समस्याओं को हल किया बल्कि भारी लाभ भी लाए। धूसर वस्त्र सेना, सिर्फ नाम से ही पता चल सकता था कि वे कितने गरीब थे। इस समय इन लोगों की नज़रों में वे युवा अब इंसान नहीं रहे थे। वे चावल से भरे गोदाम या चमकदार कवच और हथियारों में बदल गए थे। काश इस बार इन युवाओं के बुजुर्गों को पकड़ लिया जाता। तब इतने सालों की हमारी लंबे समय से चली आ रही इच्छा पूरी हो गई होती। अंत में नेता ने सपने देखने की हिम्मत की। अगर ऐसा होता तो क्या ब्रह्मांड राजा को पकड़ना बेहतर नहीं होता? बंदियों की अदला बदली की एक सीमा थी। ये कहा जा सकता था कि इन युवाओं को केवल कुछ ठोस चीज़ों के बदले ही बदला जा सकता था। यदि धूसर वस्त्र सेना की योजना सिर्फ इसी वजह से पूरी होनी थी तो वे महान कुलीन निश्चित रूप से भूल जाएंगे कि उनका एक बेटा भी है जिसे पकड़ लिया गया है। ठीक है। रोशनी ने अपनी हथेलियां दबाईं और गंभीरता से कहा, इसमें जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। साम्राज्य के लोग कुछ ही दिनों में यहाँ होंगे। हमें तब तक बस एक विनिमय सूची तैयार करनी है। चलिए चर्चा करते हैं कि वीरों के साथ कैसा व्यवहार किया जाए। तंबू में सन्नाटा छा गया क्योंकि कई विभागों के प्रमुखों ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्हें खबर थोड़ी देर से मिली और उन्होंने व्यक्तिगत रूप से यह नहीं देखा कि युद्ध विभाग में क्या हुआ था। हालांकि उन्होंने अभी भी सुना था कि तनिष्क आर्यावर्धन के गुट ने लोगों की पिटाई की है। अफसोस, बूढ़े सेनापति ओमेंद सेन ने आह भरी और जटिल भाव से कहा, मैंने बोले के जख्म देखे हैं। उसका हाथ ठीक है लेकिन उसका एक पैर पूरी तरह से कुचलकर पाउडर बन गया है। जब तक प्रकाश महासभा के महाधर्माध्यक्ष नहीं आते उसके ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं है। प्रकाश महासभा के महाधर्माध्यक्ष वे व्यक्ति थे जिनका ब्रह्मांड के शाही परिवार के साथ गहरा संबंध था। उनसे मिलना भी मुश्किल था। धूसर वस्त्र सेना के लोगों को ठीक करना तो दूर की बात थी। इसलिए बोले का बाकी जीवन बैसाखियों के साथ कटना तय था। इतना गंभीर। विभाग प्रमुखों में से एक ने माथे पर बल डाला और नाखुशी से कहा, ये तनिष्क बहुत क्रूर है। वह अपनों में से ही एक है। मैंने सुना है कि उसका एक अधीनस्थ मारा गया। ओमेंद स्वाभाविक रूप से साथी अधिकारियों के बीच की दोस्ती को समझते थे और उन्होंने समझाया, और जो उसने कहा उससे ऐसा लगता है कि वह सोचता है कि बोले ने ये जानबूझकर किया था। इसलिए जानबूझकर? क्या वे पहले कभी मिले हैं? बोले ऐसा काम कैसे कर सकता था? मुझे नहीं लगता। बूढ़े सेनापति ओमेंद सेन ने अपनी दाढ़ी सहलाए और सिर हिलाया। शायद ये सिर्फ एक बहाना है। बकवास। मुझे लगता है कि उसे दंडित करना आवश्यक है। लेकिन वह आखिरकार एक नायक है। तो क्या हुआ अगर वह एक नायक है? अगर वह गुणी है तो उसे पुरस्कृत किया जाना चाहिए और अगर वह गलत है तो उसे दंडित किया जाना चाहिए। ... थप। रोशनी ने तालियां बजाईं। आप सब क्या सोचते हैं? बूढ़े सेनापति ओमेंद सेन सबसे पहले बोले, मुझे लगता है कि हालांकि तनिष्क के तरीके थोड़े क्रूर हैं लेकिन उसका योगदान अभी भी बड़ा है। इसका मतलब था कि उसके योगदान उसकी गलतियों से भारी थे। ओमेंद्र अभी भी नियमों के अनुसार काम कर रहे थे। हालांकि बोले उनका अधीनस्थ था लेकिन उनका उसे पक्ष लेने का जरा भी इरादा नहीं था। मुझे भी लगता है कि उसका योगदान बड़ा है। बेशक सजा के उपाय भी होने चाहिए। अगर वह गलत है तो हम बस नियमों का पालन करेंगे। उसने बिना अनुमति के एक वरिष्ठ अधिकारी को पीटा। हम एक मिसाल कायम नहीं कर सकते। मैं आपसे सहमत हूँ। मैं सेनापति ओमेंद सेन से सहमत हूँ। कुछ ही देर बाद कई विभाग प्रमुखों ने अपनी राय व्यक्त की। फिर सबकी निगाहें घुंघराले बालों वाले उस बूढ़े आदमी पर टिक गईं जो ज्यादा नहीं बोला था। वह बोर्ड के पिता बॉस्को थे। मैं सेनापति ओमेंद सेन से सहमत हूँ। कई विभाग प्रमुख थोड़े हैरान रह गए। सच कहूं तो तनिष्क का योगदान सबके सामने था, इसलिए इसमें कोई शक नहीं था कि उसका योगदान उसकी गलतियों से बढ़कर था। अब मुख्य सवाल यह था कि क्या सजा के उपाय होने चाहिए। पिछले विभाग प्रमुखों ने कहा था कि सजा होनी चाहिए। एक तरफ यह उनकी अपनी राय थी।
दूसरी तरफ यह विभाग प्रमुख बॉस्को के लिए भी था। आखिरकार उनके परिवार के सदस्य को इतनी बुरी तरह पीटा गया था। अगर उन्हें कुछ वापस नहीं मिलता तो यह अपरिहार्य था कि वे असंतुलित महसूस करेंगे। लेकिन अब बॉस्को वास्तव में ओमेंद्र की राय से सहमत थे। इसका मतलब था कि कोई सजा नहीं होनी चाहिए। बॉस्को खड़े हुए और शांति से बोले, गुप्त वायु संघ की टीम ने इस बार अच्छा काम किया है। उनका योगदान बहुत बड़ा है। आइए बाकी चीज़ों की चिंता न करें। हम नायकों को कड़वाहट के साथ निराश नहीं होने दे सकते। ... ये बैठक काफ़ी अनौपचारिक थी। बॉस्को द्वारा अपनी राय व्यक्त करने के बाद सब कुछ सरल था। फिर कई लोगों ने थोड़ी देर बातचीत की और धीरे धीरे बिखर गए। बॉस्को दरवाजे के बाहर विभाग प्रमुखों को देखकर मुस्कुराए और उनके सांत्वना भरे शब्दों के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। फिर वह दूर चले गए। कुछ गलियारों से गुजरने के बाद वह तंबुओं के एक बड़े समूह के पास आए। उनके परिवार एक साथ गुप्त वायु संघ की टीम में शामिल हुए थे। वे संख्या में बहुत थे, इसलिए वे आमतौर पर साथ रहते थे। बॉस्को सीधे एक तंबू की ओर गए। जैसे ही उन्होंने पर्दा उठाया, रोने की आवाज़ आई। अंदर का सामान साधारण था। वहाँ केवल साधारण बिस्तर, मेज और कुर्सियाँ थीं। बोर्ग और कई अन्य लोग बिस्तर पर लेटे बोले के पास फूट फूट कर रो रहे थे। बॉस्को को अंदर आते देखकर इन लोगों ने तुरंत उन्हें घेर लिया और रोने लगे। बॉस्को एक कुलीन दिखने वाली महिला और कई बड़े हो रहे बच्चों को सांत्वना दे रहे थे, जो बोले की पत्नी और बच्चे थे। पिताजी, बोर्ग ने भी लाल आंखों के साथ उनका अभिवादन किया। आपको चाचा के लिए न्याय करना चाहिए, उन्होंने। चेताक, थप्पड़ इतनी अचानक पड़ा कि वहां सन्नाटा छा गया। महिला और बच्चों के चेहरे पर अभी भी आंसू थे। वे खाली नजरों से बोर्ग को देख रहे थे, जिसे एक तरफ थप्पड़ मारा गया था। अभी के लिए इतना ही। चिंता मत करो, बोले, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। खैर, तुम लोग पहले बाहर जाओ, मुझे बोर्ग से कुछ बात करनी है। बॉस्को के हाव भाव नहीं बदले। उन्होंने अभी भी बोले की पत्नी और बच्चों से नरमी से कहा। ओह, महिला ने बोर्ग की ओर देखा। अंत में वह हिचकिचाहट भरी नज़रों के साथ बच्चों को तंबू से बाहर ले गई। बॉस्को पहले बिस्तर के पास गए और बोले की स्थिति की जांच की। इस समय बोले का साधारण इलाज हुआ था और वह कोमा में था। एक आह के साथ बॉस्को कुर्सी पर बैठ गए। खड़े हो जाओ। बोर्ग ने अपना मुंह ढका और धीरे से खड़ा हो गया। वह इतना डरा हुआ था कि पास आने की हिम्मत नहीं कर सका। पिता और पुत्र के रूप में वह निश्चित रूप से जानता था कि बॉस्को इस समय जितने शांत थे उतने ही क्रोधित थे। उसे कई सालों से पीटा नहीं गया था। पिछली बार उसे उसके पिता ने इसलिए पीटा था क्योंकि वह वासना में डूबा हुआ था और उन कुलीन युवाओं के साथ वेश्यालयों में घूमता था। तुमने गुप्त वायु संघ वाली बात की थी, है ना? खैर, क्या यह उस जलजा चतुर्वेदी की वजह से है? मैं। बोर्ग इतना चौंक गया कि कुछ कह नहीं सका। वह नहीं कहना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि अगर उसने इस समय झूठ बोला तो उसे पीट पीट कर मार डाला जा सकता है। ये वाकई तुम हो? बॉस्को ने अपनी आंखें बंद कर लीं, अपने सिर पर सजे हुए घुंघराले बाल हटा दिए और धीरे धीरे अपनी नाक को सहलाया। क्या तुम जानते हो मैंने तुम्हें क्यों पीटा? यह इसलिए है क्योंकि हमने गुप्त वायु संघ की टीम बनाई थी, बोर्ग ने ईमानदारी से कहा। तुम अभी भी नहीं समझते। बॉस्को की आंखें अचानक खुल गईं। वे अब सौम्य नहीं थीं, बल्कि एक बाघ की तरह उग्र और उदासीन थीं। मुझे कितनी बार कहना होगा, चाहे तुम कुछ भी करो, तुम्हें सरल और सीधा होना चाहिए। क्या गुप्त वायु संघ की टीम को यहाँ से बाहर जाने देना अचूक है? क्या तुमने उनके वापस आने की संभावना पर विचार किया है? क्या तुमने बदलावों से निपटने का कोई तरीका निकाला है? क्या तुम सफल होने की उम्मीद कर सकते हो अगर तुम सब कुछ भाग्य पर छोड़ दो? हम अब और असफल नहीं हो सकते। पिछली बार की विफलता हमें यहाँ ले आए। अगली बार की विफलता हमें सीधे प्रकाश के देवता के पास ले जा सकती है। क्या तुम समझते हो? मैं समझता हूँ। बोर्ग ने सिर हिलाया। मुझे उम्मीद है कि तुम वाकई समझ गए होंगे। एक बात शिकार पकड़ने से पहले अपने पंजे नहीं निकालता। छोटी छोटी चालें तुम्हें ही नुकसान पहुंचाएंगी। बॉस्को ने अपने होंठ सिकोड़े। अभी रोशनी के कमरे में हम चर्चा कर रहे थे कि क्या गुप्त वायु संघ की टीम को दंडित किया जाना चाहिए, और मैंने विरोध किया। क्या तुम जानते हो क्यों? ओह, बोर्ग का दिल पसीज गया और उसने जल्दी से कहा, क्योंकि हम उन्हें कोई वास्तविक नुकसान नहीं पहुंचा सकते। हाँ, मैं थोड़ा समझता हूँ। बॉस्को ने सिर हिलाया और फिर आह भरी। तुम्हारे चाचा भविष्य में ठीक होने पर भी युद्ध विभाग में कोई प्रगति नहीं कर पाएंगे। इस बातचीत में मैं तुम्हें भाग लेने और कुछ श्रेय दिलाने का रास्ता निकालूंगा। याद रखना, जब तुम्हारे चाचा सेवानिवृत्त होंगे तो तुम्हें उनकी जगह लेनी होगी। क्या तुम समझते हो? हाँ, मैं समझता हूँ। ओह, और वह जलजा, तुम्हें अभी भी उसके लिए लड़ना होगा। वह हमारे परिवार के उत्थान के लिए बहुत मददगार है। ओह, ठीक है, लेकिन वह तनिष्क के करीब जाने के लिए ज़्यादा तैयार लगती है, बोर्ग ने कुछ हताशा के साथ कहा। तुम्हें उसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है।
तनिष्क, बॉस्को की आंखों में ठंडक चमक उठी। उसने वह पद नष्ट कर दिया जिसे मैंने युद्ध विभाग में पाने के लिए इतनी मेहनत की थी। इसी समय बोले ने अचानक खून की उल्टी की और फिर फटी हुई आवाज के साथ संघर्ष करने लगा। दर्द, दर्द, दर्द। फिर उसने अपने हाथ फैलाए और अपने सीने को खरोंचने लगा। उसके कपड़े जल्दी से फट गए और फिर उसका मांस फट गया। बॉस्को और बोर्ग चौंक गए और जल्दी से उसके शरीर को नीचे दबा लिया। क्या हुआ? मुझे नहीं पता, वह अभी ठीक था। बोर्ग ने बोले के लहराते हाथों को बेतहाशा थामे रखा। दर्द, 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 ओह! धप धप धप। बोले का शरीर ऐसे कांप उठा जैसे उससे तीर लगा हो और फिर हर तरफ खून फूट पड़ा जो पास खड़े दोनों लोगों पर छिड़क गया। सांस फूलना, सांस फूलना, सांस फूलना। पानी से बाहर निकली मछली की तरह बोले जल्दी से हवा के लिए हौंफने से दम तोड़ने की स्थिति में पहुंच गया। बॉस्को ने बोले की सांस जांची। उसका शरीर। पिताजी, चाचा, उन्हें क्या हुआ? वह मरा नहीं है। शायद वह मर जाता तो बेहतर होता, बॉस्को ने पीले चेहरे के साथ कहा। उसने लापरवाही की। किसी ने उसके शरीर में युद्ध ऊर्जा स्थानांतरित कर दी। अब उसका शरीर हर जगह से क्षतिग्रस्त है और वह पूरी तरह से लकवाग्रस्त हो गया है। बोर्ग का चेहरा नाटकीय रूप से बदल गया। ये किसने किया? बेवकूफ, और कौन हो सकता है? बॉस्को ने अपनी आंखों को उदासी से सिकोड़ा। ध्यान भटकाने के लिए उसके पैर की हड्डी कुचल दी। कितना क्रूर, कितना दुष्ट! इस बच्चे को जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता। उद्धरण चिन्ह। आज मेरा जन्मदिन है, इसलिए मैं कई मामूली मामलों में उलझा रहा। खैर, रैकून का चरित्र एक बार विफल हो गया है, इसलिए मैं कल इसकी भरपाई करूंगा। जारी रहेगा। हालांकि उन्होंने लड़ना जारी नहीं रखा, लेकिन धूसर वस्त्र सेना अभी भी घाटी में फंसी हुई थी। हालांकि उन्हें कोई जल्दी नहीं थी। आखिरकार पहल उनके हाथ में थी। अब उन्हें बस वार्ताकारों के आने का इंतजार करना था। इन युवा कुलीनों के बंदी बनाए जाने की खबर जल्दी ही ब्रह्मांड की राजधानी तक फैल गई। कहने की जरूरत नहीं है कि इससे तुरंत हंगामा मच गया। बेशक, चाहे वे कितना भी कोसें और चर्चा करें, उन्हें बचाना ही था। एक वंशज को पालना आसान नहीं था, ये तो छोड़ ही दीजिए कि उनमें से कुछ कुलीनों के उत्तराधिकारी थे। हालांकि ब्रह्मांड की राजधानी हजारों मील दूर थी। जादू की मदद से भी इसमें काफी समय लगता। आखिरकार इस बंजर पहाड़ में एक संचरण व्यवस्था होना असंभव था। उत्सव के कुछ दिनों के बाद धूसर वस्त्र सेना धीरे धीरे शांत होने लगी। अगला कदम हताहतों की गिनती करना और जीवित बचे लोगों को शांत करना था। युद्ध के बाद के इन मामलों को जल्दी ही एजेंडे में रखा गया। ये कहा जा सकता था कि इस बार धूसर वस्त्र सेना का नुकसान अभी भी बहुत भारी था। लगभग 30,000 सैनिकों को स्थानांतरित किया गया था, लेकिन अब उनमें से आधे से कुछ अधिक ही बचे थे। यदि अधिकांश लोग इधर उधर न बिखर गए होते तो हताहतों की संख्या इससे कहीं अधिक होती। जबकि धूसर वस्त्र सेना के ऊपरी स्तर इन मामलों में व्यस्त थे, तनिष्क अपनी अधूरी जांच भी कर रहा था। स्टेशन के कोने में, बॉस, ये बोले के बारे में जानकारी है। अमित यादव ने कागजों का एक ढेर सौंप दिया। खैर, बुरा नहीं है। तनिष्क ने हाथ बढ़ाकर उसे ले लिया, फिर पूछा, तुम्हें ये जानकारी कैसे मिली? ये सब पूछताछ की गई है। बॉस, चिंता मत करो, हमने इसे बहुत गुप्त रूप से किया है। धूसर वस्त्र सेना का दायरा सीमित था। किसी व्यक्ति के बारे में पूछताछ करना आसान था। तनिष्क ने सिर हिलाया। गुप्त वायु संघ के सदस्यों में अमित सबसे चौकस और विश्वसनीय था। खैर बॉस, ये जानकारी अब बेकार लग रही है। अमित ने अपना सिर हिलाया और अपने हाथ फैला दिए। बोले कि आज सुबह मृत्यु हो गई। मर गया। तनिष्क दंग रह गया और उसने माथे पर बल डाला। वह कैसे मरा? बोले की चोटें तनिष्क के कारण हुई थीं और वह इसे बहुत अच्छी तरह जानता था। भले ही रक्त की ऊर्जा फट गई हो, लेकिन यह अधिक से अधिक लकवा मार सकती थी, जानलेवा नहीं। मुझे यकीन नहीं है। मैंने सुना है कि उसने आत्महत्या कर ली। लेकिन अमित ने तनिष्क की ओर देखा और हिचकिचाया। ऐसी अफवाहें हैं कि बोले टूटे हुए पैर के दर्द को सह नहीं सका, इसलिए। तनिष्क की आंखें ठंडी हो गईं। अमित ने उसे पूरी कहानी नहीं बताई, लेकिन वह अंदाजा लगा सकता था कि अफवाहें उसकी ओर इशारा कर रही थीं। ठीक है, समझ गया। बोले की निगरानी करने वाले भाइयों से हटने के लिए कहो। आइए इस मामले को अभी के लिए यहीं खत्म करते हैं। सभी को सूचित करें कि गुप्त वायु संघ कल सामान्य रूप से प्रशिक्षण लेगा। जी। अमित के जाने के बाद तनिष्क गहरे सोच में डूब गया। आत्महत्या? खैर, ये संभव था। यदि कोई सामान्य व्यक्ति पैर खोने को स्वीकार नहीं कर सकता था तो उसके लिए आत्महत्या करना तर्कसंगत था। लेकिन अगर ऐसा नहीं था तो चीजें दिलचस्प होंगी। बोले की मृत्यु के साथ वह जांच जारी नहीं रख सका। इसके अलावा मृतक को बड़ी तस्वीर के रूप में पेश करने से अन्य लोगों का ध्यान बोले की पिछली गलती को कम कर देगा और तनिष्क द्वारा उसे दिए गए नुकसान को बढ़ा चढ़ाकर पेश करेगा। यहाँ तक कि ऐसी अफवाहें भी होंगी कि उसने बोले को मार डाला। लेकिन अगर ऐसा भी है तो इसका कोई मतलब नहीं बनता। तुम इतनी जल्दी मुझ पर कीचड़ क्यों उछाल रहे हो? क्या मैंने तुम्हारे किसी स्वार्थ में दखल दिया है?
उसने अपना सिर हिलाया। ये केवल सबसे संभावित अनुमान थे। विश्लेषण के लिए बहुत कम जानकारी थी जिससे कोई उपयोगी निष्कर्ष निकाला जा सके। ऐसा लग रहा था कि गुप्त वायु संघ को अभी और विकसित करने की आवश्यकता है। तनिष्क ने आह भरी और वापस चल दिया। अब 10 से अधिक लोग स्पष्ट रूप से पर्याप्त नहीं थे। वे अब लड़ने में अच्छे थे, लेकिन वे सूचनाओं का विश्लेषण करने और उनका सारांश निकालने में अच्छे नहीं थे। तनिष्क अचानक रुक गया। उसकी नाक फड़की और हवा के साथ एक परिचित तीखी गंध तैरती हुई आई। यह तनिष्क दाईं ओर मुड़ा। कुछ रास्तों से गुजरने के बाद तीखी गंध और तेज हो गई। इसे आजमाओ। इसे हॉट पॉट कहते हैं। यह नमी दूर कर सकता है और गर्म रख सकता है। सर्दियों में खाना सबसे अच्छा है। यह हमारी धूसर वस्त्र सेना के लिए अद्वितीय है। यह मसालेदार सूप में खाना डालने जैसा ही है। इसमें बड़ी बात क्या है? एक देहाती हमेशा देहाती ही रहेगा। हाँ हुजूर, क्या आपने इस देहाती का खाना खाया है? ओह, मैंने इसे नहीं खाया है और मुझे इसे खाने की परवाह नहीं है। मैं देखता हूँ। यदि आपने इसे नहीं खाया है तो आपको कैसे पता कि यह केवल मसालेदार सूप में खाना डालना है? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। सब लोग इसे आजमाओ। मैं वादा करता हूँ कि आपको इसका स्वाद याद रहेगा। चाचा फालिक, क्या आपको एक टुकड़ा चाहिए? दूर अलाव के पास सफ़ेद वस्त्र पहने जलजा चतुर्वेदी हॉट पॉट को बढ़ावा देने की पूरी कोशिश कर रही थी। जहाँ तक बगल में जमा लोगों की बात है, तनिष्क ने उनमें से अधिकांश को पहचान लिया। वे फालिक और अन्य युवा कुलीन थे जिन्हें पकड़ लिया गया था। वहाँ कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्हें उसने नहीं पहचाना। वे शायद वही थे जिनका जलजा ने कल जिक्र किया था। रोशनी ने उन्हें विशेष रूप से धूसर वस्त्र सेना को बढ़ावा देने के लिए भेजा था। जब से वे युवा कुलीन धूसर वस्त्र सेना में आए थे, वे इधर उधर घूमने के लिए स्वतंत्र थे। उन्हें जंजीरों में नहीं जकड़ा गया था। बेशक इसकी जरूरत नहीं थी। वे चाहे कुछ भी कर लें, यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते थे। जहाँ तक फालिक और अन्य लोगों की बात थी, वे और भी स्वतंत्र थे। अगर वे अभी भी जाना चाहते तो उन्हें कोई नहीं रोकता। जब वह सोच रहा था, फालिक और अन्य लोगों ने खाना शुरू कर दिया था। वे युवा कुलीन ऐसी चीजें खाने से कतराते थे। उन्होंने पहले कौन से व्यंजन नहीं खाए थे। उन्हें यह मोटे तौर पर बना हॉट पॉट क्यों पसंद आएगा? वाह, ये तीखा स्वाद। अच्छा है, ये जायकेदार है, ये स्पष्ट है। अगर शराब होती तो यह और भी बेहतर होता। धत तेरे की, दुबले बंदर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा छीनने की? साल के इस समय में हॉट पॉट अभी भी बहुत आकर्षक था। उन्होंने पहले कभी ऐसी खाना पकाने की विधि नहीं देखी थी। इतना कड़ा स्वाद। इन सभी चीज़ों ने इन उत्तरी पुरुषों को अनैच्छिक रूप से अपनी बाहें हिलाने और बर्तन में भोजन के लिए लड़ने पर मजबूर कर दिया। वे युवा कुलीन जो पहले खाने को तैयार नहीं थे, जब उन्होंने फालिक और अन्य लोगों को खाने के लिए पूरी जोर आजमाइश करते देखा तो वे भी कुछ और बार देखे बिना नहीं रह सके। देहाती हमेशा देहाती ही रहेंगे। आपने शायद अपने जीवन में कभी कुछ अच्छा नहीं खाया होगा। जैसे ही उसने बात की, एक युवा कुलीन ने शालीनता से अपना चाकू और कांटा उठाया। मैं इसे पहले आजमाऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि वास्तव में क्या अच्छा है। युवा कुलीन ने अपने मुंह में भोजन चबाया। उसके हाव भाव थोड़े अजीब हो गए, जैसे कि वह उल्टी करना चाहता हो, लेकिन जैसे कि वह सहन न कर पा रहा हो। एक पल की हिचकिचाहट के बाद उसने आखिरकार उसे निगल लिया। कैसा है? उसके बगल वाले युवा कुलीन ने पूछा। ये बस ठीक ठाक है, कुलीन युवक धीरे से बोला, लेकिन उसके हाथ नहीं रुके। उसने उबलते बर्तन में अपना कांटा डालना जारी रखा। ओह! उसके आसपास के युवा कुलीनों ने एक दूसरे की ओर देखा और आखिरकार अपने कांटे उठा लिए। अरे, ये स्वाद बुरा नहीं है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे मेरे मुंह में सुनहरी कैवियार फूट रही हो। हाँ, यही एहसास है। खन खन खन, धातु से धातु टकराने की आवाज़ गूंज उठी। पह्यू, बस इसके लिए हॉट पॉट। धूसर वस्त्र सेना में शामिल होना बेकार नहीं है। फालक ने आसमान की ओर देखा और तीखी हवा का एक घूंट बाहर निकाला। हे, तनिष्क ने अपना सिर हिलाया और हंसा। हॉटपॉट के लिए धूसर वस्त्र सेना में शामिल होना स्वाभाविक रूप से एक मजाक था, लेकिन फालिक का इरादा सुनकर तनिष्क अभी भी बहुत उत्साहित था। हे आथर, ओह भाई, तनिष्क भी यहाँ है। आओ आओ और इस हॉटपॉट को आजमाओ। फालिक ने तनिष्क को दूर खड़ा देखा और जल्दी से उसे पुकारा। ओह, ये सुनकर जलजा का दिल धड़क गया और उसने जल्दी से अपना सिर उठाया। तनिष्क की नज़र भी उधर ही पड़ी। उनकी निगाहें मिली और उनके शरीर कांप उठे। तनिष्क ने फिर अपनी नाक रगड़ी और जलजा ने अपना शर्माता चेहरा धुंध के पीछे छिपा लिया। कल का दृश्य एक ही समय में उनके दिमाग में आ गया। भाई तनिष्क, तुम अभी भी वहां क्यों खड़े हो? धिक्कार है, तुम कमीने अभी भी नहीं। ओह सावधान! फालिक, जो उसका अभिवादन करने के बीच में था, ने अचानक अपने हाव भाव बदल दिए और चेतावनी देते हुए चिल्लाया। तनिष्क, जो पैदल आ रहा था, वह भी अचानक रुक गया और फिर उसके पीछे से एक गुस्से भरी दहाड़ आई। तनिष्क, मेरे चाचा की जान वापस दे।
अध्याय 108। तनिष्क, मेरे चाचा की जान वापस दे। तलवार के हवा को चीरने की तीखी आवाज ठीक उनके कानों के पास गूंजी। तनिष्क की आकृति अचानक आगे बढ़ी और उसने कुछ फीट की दूरी पार कर ली। फिर उसने अपना हाथ पीछे की ओर घुमाया और उसका खून जैसा लाल खंजर ठीक उसी समय हरी चमक वाली तलवार की नोक से जा टकराया। टन लंबी तलवार एक चाप में मुड़ गई और दूर जा गिरी। तनिष्क ने अचानक मुड़ने का मौका लपक लिया। बोर्ग, ये बोर्ग ही था जो पीछे से तलवार लेकर हमला कर रहा था। उसकी हरी युद्ध ऊर्जा की रोशनी में उसका मूल रूप से सुंदर चेहरा कुछ उदास और भयानक लग रहा था। उसने लंबी तलवार पीछे खींची और तेजी से उसे तनिष्क की भौहों के बीच घोंपने की कोशिश की। मर जाओ। दोनों के बीच की दूरी बहुत कम थी, लेकिन बोर्ग ने हमला करने से पहले अपनी युद्ध ऊर्जा का कवच तक नहीं पहना था। जाहिर है वह अपनी जान जोखिम में डाल रहा था। तनिष्क ने अपने हाथ खोले और जमीन पर कदम टिका दिए। उसकी आकृति तेजी से पीछे हटी। बोर्ग, तुम क्या कर रहे हो? सच कहूं तो तनिष्क को अभी भी स्थिति समझ नहीं आ रही थी। वह और बोर्ग पुराने परिचित थे। उसे उम्मीद नहीं थी कि बोर्ग आज अचानक अपनी तलवार निकाल लेगा। हरी चमक वाली लंबी तलवार उग्रता से आगे बढ़ रही थी, लेकिन तनिष्क के पीछे हटने की गति भी धीमी नहीं थी। दोनों पक्षों ने एक चौंकाने वाली दूरी बनाए रखी, ये देखते हुए कि वह तनिष्क के सामने था, लेकिन वह दूरी कम नहीं कर पा रहा था। बोर्ग दुख के साथ चिल्लाया, मैं क्या कर रहा हूँ? तुमने मेरे चाचा को मार डाला। तुम्हें क्या लगता है मैं क्या कर रहा हूँ? तुम्हारे चाचा बोले। तनिष्क ने आखिरकार प्रतिक्रिया दी। धूसर वस्त्र सेना में उसके वाकई बहुत कम दुश्मन थे। एकमात्र व्यक्ति जो उसके प्रति निर्दयी था वह बोले ही था। बोले बोर्ग के चाचा थे। कोई आश्चर्य नहीं कि पिछली बार युद्ध विभाग में उसे बचाने के लिए वह सबसे पहले पहुंचे थे। भागो मत। बोर्ग ने अब तनिष्क के सवाल का जवाब देने की जहमत नहीं उठाई। उसने अपनी तलवार के साथ आगे बढ़ने पर ध्यान केंद्रित किया। वह नफरत कर रहा था कि वह एक उच्च स्तरीय योद्धा नहीं था, वरना वह निश्चित रूप से अपनी युद्ध ऊर्जा से पास खड़े तनिष्क को मार गिराता। बोर्ग, तुम उद्धरण चिन्ह भाड़ में जाओ। तनिष्क की बात पूरी होने का इंतजार किए बिना बोर्ग की आंखें अचानक चमक उठीं। उसने एक जोरदार दहाड़ लगाई और उसके युद्ध के आभा की रोशनी फिर से बढ़ गई। उसका शरीर रक्षाहीन था जब वह हवा में उछला और तनिष्क की ओर वार किया। पता चला कि तनिष्क के पीछे एक सुरंग की दीवार आ गई थी और उसके पास पीछे हटने की कोई जगह नहीं बची थी। इस क्षण तनिष्क अचानक अपने कदमों पर रुक गया। वह स्वाभाविक रूप से अपने पीछे की स्थिति से अवगत था। एक हत्यारे के रूप में उसकी पेशेवर आदत ने उसे अपने परिवेश को स्पष्ट रूप से देखने की अनुमति दी थी। अपना सिर हिलाते हुए रक्त किरण ने अपने किनारे से खंजर को उस गति से उठाया जो धीमी लग रही थी लेकिन वास्तव में तेज थी, और तलवार के ब्लेड को सटीक रूप से छुआ। धप, अत्याचारी काला उल्कापिंसार और अत्यंत भेदने वाली रक्त ऊर्जा दोनों एक में विलीन हो गए और सीधे तलवार को चकनाचूर कर दिया, जिससे वह धातु के छोटे टुकड़ों में बदल गई जो हर जगह बिखर गए। जैसे ही वह उसे मारने वाला था, लंबी तलवार चकनाचूर हो गई। बोर्ग और भी पागल हो गया। उसने वास्तव में अपनी तलवार की मुठ छोड़ दी और अपनी मुट्ठियों के साथ आगे झपटा। ये देखते हुए कि बोर्ग ने अपना मानसिक संतुलन पूरी तरह से खो दिया है, तनिष्क ने माथे पर बल डाला और अपना खंजर वापस रख लिया। फिर उसने अपनी उंगलियों को एक पंजे की तरह मोड़ा और सटीक रूप से बोर्ग की कलाई को दबोच लिया और उसे अपने बाएं कंधे से ऊपर उठा लिया। सर्र, बोर्ग की आकृति उसके सिर के ऊपर से उड़ी और सीधे कुछ फीट दूर दीवार के दूसरी तरफ जा टकराई। धप, बोर्ग की शक्ति केवल एक मध्यवर्ती मार्शल कलाकार के शुरुआती स्तर पर थी। वह मूल रूप से तनिष्क का मुकाबला नहीं कर सकता था। बाद में उसने अपना हथियार खो दिया और तनिष्क के साथ आमने सामने की लड़ाई लड़ी, जो करीबी मुकाबले में कुशल था। स्वाभाविक रूप से वह आसानी से हार गया। बोर्ग, तनिष्क रुक जाओ। बोर्ग के हमले से लेकर उसे बाहर फेंके जाने तक इसमें केवल कुछ ही पल लगे थे। दूसरी तरफ जलजा चतुर्वेदी अभी अभी अपने सदमे से उभरी थी और घबराहट में चिल्लाते हुए तेजी से दौड़कर आई। दीवार से सटा हुआ बोर्ग खड़ा हुआ। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं और वह किसी और चीज की परवाह किए बिना दहाड़ते हुए आगे बढ़ा। धिक्कार है। तनिष्क ने अपने होंठ सिकुड़े और आने वाले मूके को पकड़ने के लिए अपना हाथ फैलाया। उसने अपनी कमर घुमाई, एक तरफ कदम बढ़ाया और अपना हाथ घुमाया। धूम, बोर्ग एक बार फिर तोप के गोले की तरह बाहर फेंक दिया गया। तुमने मेरे चाचा को मार डाला, तुमने मेरे चाचा को मार डाला। बोर्ग अपनी पागल चीखों के बीच खड़ा हुआ और फिर से दौड़ पड़ा। यहाँ हंगामा कम नहीं था। धीरे धीरे धूसर वस्त्र सेना के बहुत से दर्शक जमा हो गए। उन्हें नहीं पता था कि यहाँ क्या हुआ था, इसलिए वे आपस में फुसफुसाने लगे। अरे, क्या वह बोर्ग नहीं है? दूसरा व्यक्ति कौन है? मुझे नहीं पता, वह अपरिचित लग रहा है। उसके चाचा को मार डाला। क्या हो रहा है? ओह, खबर है कि अधिकारी बोले ने आज सुबह आत्महत्या कर ली। अगर ऐसा है तो यह व्यक्ति गुप्त वायु संघ का नेता होना चाहिए।
उसका नाम तनिष्क तनिष्क कुछ है। तुम मुझे और भी भ्रमित कर रहे हो। क्या गुप्त वायु संघ हमारा नायक नहीं है? वे बोर्ग के चाचा को कैसे मार सकते हैं? यह मामला बहुत जटिल है। मैंने भी इसे दूसरों से सुना है। ऐसा लगता है। तनिष्क ने चारों ओर देखा और थोड़ा सा माथे पर बल डाला। बोर्ग का मुक्का चूक गया और उसका शरीर बेकाबू होकर आगे झुक गया। तनिष्क, मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैं मारने जा रहा हूँ। तनिष्क, लड़ना बंद करो। धप। वहां पूरी तरह सन्नाटा छा गया। तनिष्क ने बिना किसी भाव के अपनी हथेली वापस खींच ली। बोर्ग धराशायी हो गया और जमीन पर बेजान पड़ा रहा। ओह तनिष्क, तुम। जलजा ने अपना मुंह खोला और वहीं रुक गई। तनिष्क ने अपने हाथ फैला दिए। मैं ठीक हूँ। वह बस बेहोश है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अचानक एक चिल्लाहट के साथ तनिष्क का शरीर तेजी से घूमा। पल भर में उसके शरीर पर खून की रेखाओं की परतें छा गईं। फिर भीड़ से कुछ रंगीन युद्ध ऊर्जा की रोशनी उठी। जान के बदले जान। तनिष्क, तुम भाग नहीं सकते। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दूसरे भाई को मारने की? तुम आज यहीं मरोगे। मार डालो। भीड़ की अचंभित निगाहों के बीच ऊपर से कई परछाइयां उड़ीं और एक के बाद एक तनिष्क पर हमला किया। ये सब इतनी अचानक हुआ कि लगभग कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दे सका। फालिक और अन्य लोग होश में आए, लेकिन ये युद्ध ऊर्जा वाले योद्धा एक साथ हमला कर रहे थे। वे बहुत दूर थे और उन्हें रोक नहीं सकते थे। महातूफान। तनिष्क की आंखें ठंडी हो गईं। उसका शरीर ओझल हो गया और घनी रक्त रेखाएं केंद्र के चारों ओर घूमने लगीं। सर्र। हवा को काटती हुई छुरी की आवाज सुनी जा सकती थी। टन टन टन। धप धप धप। छोटे से गड्ढे में हर तरफ युद्ध ऊर्जा थी। मौके पर तलवार और छुरी की ऊर्जा चमक रही थी। गड़गड़ाहट। निकटतम मार्ग ढहने लगा। एक ही पल में कीचड़ और धूल गिरने लगी और एक धुंधली दुनिया प्रकट हुई। आसपास के लोग घबराकर पीछे हटे। डर था कि वे भी इसकी चपेट में न आ जाएं। लेकिन जल्द ही ये युद्ध ऊर्जा की रोशनी ढक गई। एक रक्तलाल बवंडर ने इस जगह पर कब्जा करना शुरू कर दिया, जो चारों ओर घूमकर तबाही मचा रहा था। हमला करने वाली तलवारें और छुरियां जैसे ही इसे छूतीं, तेजी से मुड़कर चकनाचूर हो जातीं। अगर वे इस समय उन्हें नहीं छोड़ते तो उनके शरीर निगल लिए जाते। यहाँ से दफा हो जाओ। एक हिंसक दहाड़ में कई आकृतियों ने खून की उल्टी की और धूल से लथपथ होकर बुरी हालत में बाहर लुढ़क गईं। अगर कोई ध्यान से देखता तो वह देख पाता कि ये सबसे कमजोर योद्धा थे। बवंडर के बगल में अभी भी कुछ मध्य स्तरीय योद्धा लड़ रहे थे। तनिष्क की वर्तमान स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। महातूफान कौशल वास्तव में शक्तिशाली था। ये कहा जा सकता था कि जब तक कोई इसे नियंत्रित कर सकता था, ये समय के साथ धीरे धीरे और मजबूत होता जाता। लेकिन अभी उसने इसे जल्दबाजी में सक्रिय किया था। यह इतना मजबूत नहीं था कि एक बार में कई मध्यस्तरीय योद्धाओं को झाड़ सके। यदि यह जारी रहा तो तूफान शायद बिखर जाएगा। तनिष्क ने अपनी लंबी और संकीर्ण आंखें सिकुड़ीं। चूंकि मामला ऐसा ही है तो मुझे निर्दयी होने के लिए दोष मत देना। उसने अपने हाथ फैलाए और गुस्से में दहाड़ा। विस्फोट विस्फोट विस्फोट। लाल बवंडर अचानक रुक गया और ढह गया। अनगिनत रक्त रेखाएं उड़ती हुई हंसिया की तरह बाहर फेंकी गईं, जो आसपास के क्षेत्र में फैल गईं। धूम धूम धूम। दर्शकों ने केवल अपने सामने लाल रोशनी देखी, जैसे उन्होंने लाशों का पहाड़ और खून का समुद्र देखा हो। फिर बेकाबू रक्त लाल तलवार की रोशनी बाहर निकली। इसने जल्दी से अपने आसपास की हर चीज को अपनी चपेट में ले लिया। युद्ध ऊर्जा, सुरंगें और टीले सब सीधे कुचल दिए गए। और यह अंत नहीं था। भीड़ ये देखकर घबरा गई कि खून की रोशनी बाहरी हिस्से तक फैल रही थी। ठीक नहीं है। फालिक ने जलजा को पीछे खींच लिया, जो सुध-बुध खोकर खड़ी थी। फिर उसने एक लंबा भाला झपटा, अपनी हरी युद्ध ऊर्जा इकट्ठी की और उस पर हमला किया। धपक, चरचराहट। फालिक बुरी हालत में पीछे हटा। उसका लंबा भाला अभी अंदर गया ही था कि वह जल्दी से टुकड़ों में मुड़ गया। पीछे हटो, जल्दी पीछे हटो। उसके हाथ में अभी कोई बिजली वाला भाला नहीं था, इसलिए वह केवल सबको जल्दी पीछे हटने के लिए कह सकता था। इसी क्षण, रुको। दूर से एक आदेश आया। फिर एक अदृश्य दबाव पल भर में नीचे आया। रक्त की रोशनी का बाहरी हिस्सा हल्के सुनहरे पर्दे की एक परत से ढका हुआ लग रहा था, जिसने उसे आगे बढ़ने से रोक दिया। रक्तलाल तलवार की रोशनी इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं लग रही थी। वह भूतों की तरह सुनहरे पर्दे पर हमला करती रही। वे कत्लेआम के प्यासे थे, खून के प्यासे थे। हालांकि भले ही सुनहरा पर्दा पतला था, लेकिन यह एक जंजीर की तरह था जिसने रक्त की रोशनी को मजबूती से जकड़ रखा था। चाहे उसने कितनी भी कोशिश की, वह अभी भी पानी की तरह दिख रहा था। अंत में कमजोर रक्त रोशनी फीकी पड़ने लगी और उसका घेरा छोटा होने लगा। धीरे 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 धीरे, जब तक वह पूरी तरह गायब नहीं हो गई। एक हड्डी कंपाने वाली ठंडी हवा चली और धूल जल्दी से धुल गई। डरी हुई भीड़ ने ऊपर देखा और ठंडी सांस लिए बिना नहीं रह सकी।
मिट्टी की दीवारें जो मैदान को अलग करती थीं, अब सब गायब थीं, केवल एक बड़ा सपाट गड्ढा बचा था। ओह, ये बहुत सपाट नहीं था, क्योंकि जमीन के लगभग हर इंच पर गहरे और उथले सर्पिल निशान खुदे हुए थे। मैदान के चारों ओर जमीन पर कुछ बुरी तरह से क्षत विक्षत आकृतियां पड़ी थीं। उनकी फड़कती हरकतों से देखा जा सकता था कि वे मरे नहीं थे, लेकिन ओह, इस स्थिति में जहां उनके शरीर पर एक भी अच्छा मांस का टुकड़ा नहीं बचा था, शायद मर जाना ही बेहतर होता। मैदान में जो दो लोग सबसे कम घायल थे, वे बीच में खड़े थे। एक खड़ा था और दूसरा लेटा हुआ था। जो खड़ा था वह तनिष्क था। हालांकि वह डगमगा रहा था, उसके कपड़े फटे हुए थे और वह बुरी हालत में था, कम से कम वह गिरा नहीं था। जो लेटा हुआ था वह बेहोश बोर्ग था। तूफान का केंद्र सबसे कमजोर जगह भी थी, इसलिए वह तनिष्क के पैरों के नीचे आपदा से बचने के लिए भाग्यशाली रहा। तुम क्या कर रहे हो? क्या आपसी लड़ाई मजेदार है? क्या तुम्हें अभी भी मेरी, अपने नेता की और धूसर वस्त्र सेना की परवाह है? रोशनी, जो दूर से पैदल आ रही थी, ने उदास चेहरे के साथ इस अस्त व्यस्त दृश्य को देखा। जल जा, मुझे बताओ कि क्या हो रहा है। ओह, बोआ रोशनी, थू। तनिष्क ने अपने गले का खून थूका, फिर राहत की एक लंबी सांस ली, आखिरकार अपने सीने में मत रहे खून को दबा लिया। तूफान के बनने का इंतजार किए बिना इस तरह के पार्श्विक बल के विस्फोट के स्वाभाविक रूप से दुष्प्रभाव थे। खैर, दुष्प्रभाव दूसरों द्वारा तोड़े जाने से बेहतर थे। पिछली बार जब तनिष्क का तूफान टूटा था, तब वह घास के मैदान से बाहर निकल रहा था। उस समय वह दर्द से भरा हुआ था और 2 दिनों तक बेहोश रहा था। अब यह बेहतर था। केवल आंतरिक चोटें थीं और कोई बाहरी चोट नहीं थी। तनिष्क, जो थोड़ा ठीक हो गया था, ने सीधे रोशनी के पीछे तलवार लिए खड़े उस साधारण दिखने वाले व्यक्ति की ओर देखा। उस आदमी का चेहरा पानी की तरह शांत था। वह चुपचाप एक तरफ खड़ा था, जैसे उसका कोई अस्तित्व ही न हो। लेकिन तनिष्क के दिल में यह बात साफ थी कि पानी की शांत सतह के नीचे विशाल लहरें थीं। सुनहरा पर्दा जिसने रक्त की किरणों को अपनी जगह पर रोक दिया था, उसी ने छोड़ा था। इतनी दूरी से, इतनी दबंग शक्ति के साथ ये व्यक्ति किस स्तर की ताकत तक पहुंच गया था? बोर्ग के लिए बदला, बोले मर गया है। जलजा की कहानी सुनने के बाद रोशनी का चेहरा बहुत हैरान था। फिर उसने आसपास के दृश्य को देखा और अपना हाथ लहराया। इस जगह को साफ करो और बोर्ग तथा अन्य लोगों को इलाज के लिए वापस भेजो। खैर, मंत्री बॉस्को से कहो कि बाद में मेरे घर आएं। एक गहरी सांस लेते हुए रोशनी ने आगे कहा, तनिष्क, तुम कैसे हो? क्या तुम ठीक हो? फिर मेरे साथ आओ। तुम धूसर वस्त्र सेना के बारे में क्या सोचते हो? रोशनी तनिष्क को गलियारे से ले गई और छावनी से बाहर निकली, बाहर खाली घाटी में पहुंच गई। तलवार वाले आदमी के अलावा बाकी लोग पीछे हट गए थे। दूर सेना के जवानों का बनकर था। ऊपर पहरा देते सैनिकों की कतारें धुंधली सी देखी जा सकती थीं। यहाँ आने के बाद रोशनी दूर देखती रही, जैसे वह किसी सोच में हो या यादें ताज़ा कर रही हो। थोड़ी देर बाद उसने ऊपर वाला सवाल पूछा, मैं धूसर वस्त्र सेना के बारे में क्या सोचता हूँ? तनिष्क दंग रह गया। उसने सोचा था कि रोशनी अभी हुए संघर्ष के बारे में बात करेगी। आखिरकार उसने कई मध्यवर्ती योद्धाओं को अपंग कर दिया था। धूसर वस्त्र सेना में यह कोई छोटी ताकत नहीं थी। इसके अलावा इस तरह की ताकत वाले अधिकांश लोगों के पास महत्वपूर्ण पद थे। खांसी, ये काफ़ी अच्छा है। सैनिक बहादुर हैं और लोग उनका समर्थन करते हैं। हाँ, भविष्य उज्ज्वल है और सपने भरे हुए हैं। लेकिन हकीकत क्रूर थी। ओह, क्या तुम मुझे इन बातों से बहलाने की कोशिश कर रहे हो? रोशनी धीरे से हंसी और तनिष्क की ओर एक नज़र डाली। हे, हाँ, लेकिन तुम एक बात के बारे में सही हो। रोशनी ने वापस छावनी की ओर देखा और सिर हिलाया। धूसर वस्त्र सेना जिस कारण से इस मुकाम तक पहुंच सकी है, वह लोगों के समर्थन के बिना नहीं है। शायद तुम्हें पता हो कि धूसर वस्त्र सेना की खाद्य आपूर्ति हमेशा एक समस्या रही है। जो भोजन खरीदा और बदला जाता है, उसके अलावा बाकी भोजन लोगों द्वारा स्वेच्छा से दान किया जाता है। ये वही है जो उनके पास कठोर करों का भुगतान करने के बाद बचा है। और धूसर वस्त्र सेना के सैनिक, उनमें से अधिकांश भी आम लोगों में से ही हैं। उनमें से कुछ के परिवारों में बुजुर्ग या छोटे बच्चे हैं, लेकिन वे फिर भी आए। उनमें से कुछ तो अपने भाइयों के साथ आए, और बहुत से लोगों ने वास्तव में बहुत योगदान दिया है। लेकिन हमने बहुत अधिक प्रतिफल नहीं दिया है। सैनिकों का पिछला वेतन पिछले साल केवल 1 दर्जन चांदी के सिक्के थे। हे। इस बारे में बात करते हुए रोशनी ने अपना सिर हिलाया और खुद पर हंसी। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं एक विफल व्यक्ति हूँ। ओह नेता, खुद को छोटा समझने की जरूरत नहीं है। आपने जो किया है वह पहले से ही काफ़ी अच्छा है। इस बार तनिष्क उसे बहलाने की कोशिश नहीं कर रहा था। हालांकि भविष्य में उसके शैक्षणिक परिणाम हमेशा औसत रहे थे, लेकिन वह जानता था कि पूरे आकाशीय साम्राज्य के इतिहास में कुछ ही बार को छोड़कर कौन सा दूसरा विद्रोह कभी सफल हुआ था। रोशनी ने 10 से अधिक वर्षों तक धूसर वस्त्र सेना का नेतृत्व किया था।
उसने पराजित सेना को हजारों सैनिकों के साथ उसकी वर्तमान स्थिति तक पहुंचाया था। उसने 5 या 6 बार सरकारी घेराबंदी से सफलतापूर्वक बचाव भी किया था। यह उपलब्धि, चाहे वह कहीं भी हो, गर्व करने के लिए पर्याप्त थी। शायद, लेकिन यह अभी भी पर्याप्त नहीं है। हमारा दुश्मन बहुत शक्तिशाली है। यदि हम कल भोर की रोशनी नहीं देखते हैं तो हम आज ही मिटा दिए जा सकते हैं। तनिष्क चुप रहा। यह एक सच्चाई थी और उसे सांत्वना देना आसान नहीं था। धूसर वस्त्र सेना आम जनता के हितों के लिए लड़ रही थी, इसलिए यह अपरिहार्य था कि वे दूसरी दुनिया के अभिजात वर्ग के साथ टकराएंगे। ब्रह्मांड का शाही परिवार दुनिया के सबसे बड़े कुलीन परिवारों में से एक था। इसलिए ये कहा जा सकता था कि धूसर वस्त्र सेना एक राष्ट्रीय मशीन के खिलाफ लड़ रही थी। बलवान और कमजोर के बीच का अंतर स्पष्ट था। यही कारण है कि हमें और मजबूत होते रहना है। पोस्टर वाला, तुम्हारा विचार बहुत अच्छा है। सिर्फ इतना करना ही काफ़ी नहीं है। हमें और अधिक लोगों को हमारे बारे में बताने की ज़रूरत है। उन्हें ये जानने की ज़रूरत है कि लोगों का एक समूह ऐसा है जो अधिकारी जैसा डाकू नहीं है। वे हमेशा आम लोगों के हितों के लिए लड़ते रहे हैं। रोशनी ने अपनी मुट्ठी उठाई और आसमान की ओर लहराए। उसका लहजा दृढ़ था। बेशक, ये सब करने के लिए मैं अकेला ही काफ़ी नहीं हूँ। रोशनी रुकी और अचानक सेना की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या तुम जीचैन महासेना के सेनापति युद्धवीर सिंह को जानते हो? ओह, मैं उन्हें जानता हूँ। तनिष्क एक पल के लिए दंग रह गया और फिर उसने उत्तर दिया, ओह, मैं उन्हें जानता हूँ। खैर, ये सिर्फ तुम नहीं हो। साम्राज्य में लगभग हर कोई उन्हें जानता है। हर कोई जानता है कि युद्धवीर सिंह हमेशा युद्ध जीतते हैं। जो सैनिक उनके साथ युद्ध के मैदान में जाते हैं उन्हें केवल गौरव मिलता है। हे, एक बार मैंने बूढ़े सेनापति ओमेंद्र सेन को ये कहते सुना था कि अगर युद्धवीर सिंह गुंडों के एक समूह का नेतृत्व करते तो जब तक वह युद्ध से पहले ये कहते कि हम जीतेंगे, वे गुंडे एक नियमित सेना को भी हरा देते। यह एक प्रकार का विश्वास है और एक प्रकार का आकर्षण भी। धूसर वस्त्र सेना में इसी की कमी है। तनिष्क ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, मेरा मानना है कि धूसर वस्त्र सेना के सभी सदस्यों के दिलों में नेता रोशनी के प्रति इस तरह का विश्वास है। मैं हे, रोशनी ने अपना सिर हिलाया और हंसी। ऐसा नहीं है कि मैं खुद को बहुत बड़ा समझती हूँ या खुद को कमानती हूँ। मुझे पता है कि मैं बहुत उपयोगी हूँ। मुझे पता है कि मेरे सिर की कीमत लाखों स्वर्ण सिक्के है। लेकिन मैं अभी भी इस तरह का विश्वास पैदा नहीं कर सकती। यह एक ऐसी दुनिया है जहाँ शक्तिशाली लोग कमजोरों का शिकार करते हैं। मैं एक महिला हूँ। मुझे युद्ध कला नहीं आती और मैं युद्ध के मैदान की रणनीति में कुशल नहीं हूँ। मैंने सीखने की कोशिश की है, लेकिन अपनी प्रतिभा और ऊर्जा के कारण मैं कभी ऐसा नहीं कर सकी। इसने मुझे सीमित कर दिया है। तनिष्क ने खंडन नहीं किया। रोशनी ने जो कहा उसका अर्थ था। वह निस्संदेह एक आध्यात्मिक नेता थी, लेकिन अकेले उसकी भावना पर भरोसा करना एक शक्तिशाली दुश्मन को हराने के लिए पर्याप्त नहीं था। जब मुझे इस समस्या का एहसास हुआ तो मैंने इस व्यक्ति की तलाश शुरू कर दी। लेकिन दुर्भाग्य से मुझे वह नहीं मिला। उनमें से कुछ में बस थोड़ी सी कमी थी। जब तक रोशनी अचानक मुड़ी और अपनी भूरी आंखों से सीधे तनिष्क की ओर देखा। जब तक मैं तुमसे नहीं मिली तनिष्क, क्या तुम खड़े होने और यह विश्वास, ये नायक बनने के लिए तैयार हो? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। तनिष्क ने अचानक अपना मुंह चौड़ा कर लिया। उसने अपनी ओर इशारा किया और खाली नजरों से रोशनी की ओर देखा। मैं नायक। तनिष्क ने स्वीकार किया कि इस क्षण वह वास्तव में स्तब्ध था। सही कहा। हालांकि तुम धूसर वस्त्र सेना में थोड़े ही समय पहले शामिल हुए हो, तुमने बहुत कुछ किया है। डेरेन ने मुझे उनके भागने के दौरान हुई घटना के बारे में बताया। तुम्हारे बिना उनकी छोटी टीम यहाँ जीवित नहीं पहुँच पाती। फिर तुमने धूसर ज्वाला सेना की खोज की और धूसर वस्त्र सेना को समय पर घेराबंदी तोड़ने के लिए मजबूर किया, जिससे एक बड़ा नुकसान टल गया। उसके बाद तुमने गुप्त वायु संघ की सेना का नेतृत्व किया और 10 से अधिक लोगों के साथ घेराबंदी से बच निकले। क्या तुम जानते हो, 2 दिन पहले उत्सव की पार्टी में तुम्हारे सदस्यों ने हमें रास्ते में हुई हर बात बताई, जिससे उत्सव की पार्टी कहानियां सुनने की जगह बन गई। और न केवल तुम सफलतापूर्वक बच निकले, बल्कि तुम दुश्मन के पीछे गहराई तक गए और कुलीन बंदियों को पकड़ लिया। तुमने न केवल हमारी वर्तमान घेराबंदी का समाधान किया, बल्कि धूसर वस्त्र सेना को बहुत लाभ भी पहुंचाया। क्या तुम जानते हो बाहर के लोग तुम्हें कैसे देखते हैं? रहस्यमयी, महान, और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम अब तक कभी विफल नहीं हुए हो। सही है, ये पर्याप्त नहीं है। नायक बनना आसान नहीं है, लेकिन कृपया मुझ पर विश्वास करो, मैंने लंबे समय तक तैयारी की है। जब तक तुम सहमत हो, मुझे विश्वास है कि मैं एक नायक बना सकती हूँ। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। अवाक तनिष्क अपनी नाक को छूने से खुद को नहीं रोक सका। फिर उसने अपना हाथ बदला और उसे फिर से छुआ। धूसर वस्त्र सेना का आधार, बॉस्को का तंबू। बोर्ग ने अपने चेहरे पर पानी के दाग पोंछने के लिए एक कपड़े का इस्तेमाल किया।
इसमें कोई शक नहीं कि उसके जल्दी जागने का तरीका बहुत स्पष्ट था। गीला कपड़ा नीचे रखते हुए बोर्ग उदास दिख रहा था। पिताजी, मैं विफल रहा। हम चाचा का बदला लेने के लिए तनिष्क को नहीं मार सके और बाकी लोग। मेज के पीछे बैठे बॉस को शांत दिख रहे थे। उन्होंने ये सुनकर बस सिर हिला दिया। खैर, मुझे ये पहले से ही पता है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तनिष्क की युद्ध कला इतनी ऊंची होगी। वह पहले इतना शक्तिशाली नहीं था। बोर्ग ने माथे पर बल डाला, बहुत उलझन में लग रहा था। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन उसकी ताकत में बहुत तेजी से सुधार हुआ है। ये लगभग ऐसा है जैसे वह हर दिन आगे बढ़ रहा है। बोर्ग का मूड उदास था। भले ही तनिष्क बहुत शक्तिशाली था जब वह उससे पहली बार मिला था। उसने सोचा था कि वह अभी भी देख सकता है कि तनिष्क कितना शक्तिशाली है। लेकिन अब बोर्ग को कोई अंदाजा नहीं था कि तनिष्क किस स्तर पर पहुंच गया है। तुलना में उसने खुद को देखा। वह शुरुआत में एक नौसिखिया मध्यवर्ती योद्धा था और अब भी वह नौसिखिया ही था। क्या मैं उसके जितना मेहनती नहीं हूं, या मैं उसके जितना प्रतिभाशाली नहीं हूं? लेकिन चाहे वह कितना भी सोचे, उसे पता नहीं चलेगा कि यह सब हत्यारा अंतरिक्ष के कारण था। इसलिए अंत में ये युवक, जो एक कुलीन परिवार में पैदा हुआ था और हमेशा बहुत आश्वस्त रहता था, भ्रम में पड़ गया। जंगली अनुमान मत लगाओ। युद्ध ऊर्जा की साधना ऐसी चीज नहीं है जो रातों रात हासिल की जा सके। उसके पास दूसरों की तुलना में बेहतर प्रतिभा या कुछ अन्य आकस्मिक मुठभेड़ हो सकती है, लेकिन वह हमेशा एक बाधा का सामना करेगा। इस बारे में बात करते हुए बॉस्को ने अपनी आंखें सिकुड़ीं। इसके अलावा एक व्यक्ति की युद्ध कला किस हद तक पहुंच सकती है? 100 दुश्मन, 1000 दुश्मन। तुम्हारे पास रणनीति में एक अनिस दुनिया में एक खास किस्म के लोग होते हैं। वे दृढ़ निश्चयी, साहसी और निडर होते हैं। वे वह करने की हिम्मत रखते हैं जो दूसरे नहीं कर पाते, और वह जिम्मेदारी उठाने का साहस रखते हैं जिससे दूसरे कतराते हैं। वे गिरती हुई इमारत को संभाल सकते हैं और वक्त की धारा को मोड़ सकते हैं। हम उन्हें नायक कहते हैं। ये करोड़ों विश्वासियों द्वारा संचित एक उपाधि थी। ये वह गौरव था जिसके लिए हर योद्धा लालायित रहता था और उसे पाने के लिए एक के बाद एक संघर्ष करता था। नायक कहाँ से आते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक मिट्टी और वातावरण अनुकूल हो, वे एक ही शानदार कारनामे से दुनिया को हैरान कर सकते हैं और महत्वपूर्ण क्षण में अपनी चमक बिखेर सकते हैं। बेशक ये कहना जितना आसान है, करना उतना ही कठिन, और नायक बने रहना तो और भी मुश्किल है। शारीरिक क्षमताओं के अलावा सही समय, भाग्य और अवसर का होना भी अनिवार्य था। हर युग में नायक हुए हैं, लेकिन हर युग में एक महानायक नहीं होता। ये समय का खेल है। हर कोई नायक बनना चाहता है, लेकिन अक्सर भीड़ से निकली एक गुमनाम तीर सब खत्म कर देती है। जीत हासिल करने से पहले ही मर जाना एक आम बात थी। ये भाग्य का खेल है। अब नायक बनने का एक बना बया मौका तनिष्क आर्यावर्धन के सामने था और उसे बस सहमति में एक छोटा सा सिर हिलाना था। पहले के प्रेरक शब्दों के साथ जुड़ी रोशनी राठौर की दृढ़ निगाहें इस समय बहुत प्रभावशाली लग रही थीं, लेकिन तनिष्क ने एक लंबी सांस ली और अपने कंधे उचकाए। माफ करना, हर कोई नायक बनना चाहता है और तनिष्क भी कोई अपवाद नहीं था। लेकिन अपनी सीमाओं को जानना जरूरी था। हालांकि यह कहना काफी तुच्छ लगता है कि कोई काम करने से पहले ही कह दे कि वह नहीं कर सकता। लेकिन जब तनिष्क ने सोचा कि भविष्य में अक्सर करोड़ों लोगों के सामने खड़े होकर अपनी आवाज से उन्हें प्रोत्साहित करना और भीड़ की गगनभेदी जयकार स्वीकार करना होगा, तौबा, ये सोचकर ही उसे अजीब सी सिहरन होने लगी। ये कहा जा सकता था कि अगर तनिष्क को ऐसा विकल्प तब मिला होता जब वह इस दूसरी दुनिया में नया आया था, तो शायद वह जोश में आकर मान जाता। लेकिन लंबे समय तक व्यवस्थित प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद एक हत्यारे की आदतें उसकी हड्डियों में बस चुकी थीं। अब जब उसे खुले में खड़ा होना था, उसका पहला विचार भाषण देने का नहीं, बल्कि वहां से निकलने का रास्ता खोजने का होता। क्यों? रोशनी के चेहरे पर ज्यादा हैरानी नहीं थी। उसने कहा, तुम पहले उत्सव की पार्टी में भी नहीं गए थे। खैर, क्या तुम्हें धूसर वस्त्र सेना में कुछ ऐसा लगता है जिसे तुम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो? बोले वाला मामला, वह बात नहीं है। तनिष्क ने अपना सिर हिलाया और अपने हाथ फैला दिए। आप चाहती हैं कि मैं एक नायक बनूं, लेकिन मुझे नहीं पता कि क्या करना है। वह कोई समस्या नहीं है। रोशनी ने अपना सिर हिलाया और आत्मविश्वास से कहा, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था, मैं तैयार हूं। तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, या यूं कहें कि तुम जो कर रहे हो उसे जारी रख सकते हो। तुम्हें बस कुछ खास मौकों पर आगे आना होगा और अपनी शक्ति का उपयोग करके कुछ स्थितियों को सुलझाना होगा। शक्ति। तनिष्क ने अपनी नाक रगड़ी और अपने पीछे तलवार लिए खड़े उस साधारण दिखने वाले आदमी की ओर इशारा किया। अगर हम शक्ति की बात करें तो यह आदमी मुझे आसानी से हरा सकता है। सत्यम देव शास्त्री। रोशनी ने सिर हिलाया। वह नहीं कर सकता। उसकी एक विशेष स्थिति है। वह शब्दों के साथ अच्छा नहीं है। कोई आश्चर्य नहीं। तौबा, उसका स्वभाव पहले से ही ऐसा है कि उसकी उपस्थिति का एहसास नहीं होता और वह बात करना पसंद नहीं करता।
अगर वह सबके सामने खड़ा होता तो उसे किसी राहगीर की तरह ही समझा जाता। रोशनी ने उसे फिर से गंभीरता से देखा। इसलिए तुम ही सबसे उपयुक्त उम्मीदवार हो, लेकिन मैं वास्तव में यह नहीं कर सकता। तनिष्क ने लाचारी में अपना सिर खुजलाया। बोले के मामले को ही ले लीजिए। जब मेरा पीछा किया जा रहा था तो मैंने सोचा था कि अगर मैं वापस आ गया तो मैं उस व्यक्ति से स्पष्टीकरण जरूर मांगूंगा जिसने ये काम दिया था। हे, अगर मैं एक नायक होता तो मुझे पहले अपने दिल में नफ़े नुकसान को तौलना पड़ता। मैं खुद को जानता हूँ। मैं कोई छोटा आदमी नहीं हूँ, लेकिन मैं बदला लेने वाला आदमी हूँ। ऐसा व्यक्ति नायक बनने के लिए उपयुक्त कैसे हो सकता है? इस बारे में बात करते हुए तनिष्क का दिमाग अचानक चमक उठा। असल में मेरे मन में एक उम्मीदवार है। वह इसके लिए काफी उपयुक्त है। ओह, कौन? जलजा चतुर्वेदी। जलजा। रोशनी ने अपनी भौहें चढ़ाईं, लेकिन तुरंत मना नहीं किया। हाँ, देखिए। तनिष्क ने अपनी हथेली खोली और एक एक करके गिनाने लगा। सबसे पहले, वह एक जादूगरनी है। हालांकि उसकी ताकत अभी थोड़ी कम है, लेकिन उसकी भविष्य की क्षमताएं असीम हैं। इसके अलावा जादूगर होना एक लंबी उम्र वाला पेशा है। इसका मतलब है कि वह एक मजबूत व्यक्ति बनने के लिए ही बनी है। इसके अलावा वह धूसर वस्त्र सेना के आदर्शों को समझती है और उनका समर्थन करती है। वह दूसरों को प्रोत्साहित करने में भी अच्छी है। अंत में वह कुलीन वर्ग से है। उसके पास आम आदमी की सोच की सीमाएं नहीं हैं। अगर मैं उसे एक नायक बनने के लिए प्रशिक्षित करता हूं तो धूसर वस्त्र सेना का भविष्य उज्ज्वल होगा। हाँ, मैं सच में खुद की तारीफ करता हूँ। मुझे तो अपनी ही बातों पर यकीन हो गया। आम आदमी की सोच की सीमाएं। वह क्या है? रोशनी की आंखें अचानक चमक उठीं। उसने पूछा, क्या तुम थोड़ा विस्तार से बता सकते हो? आमतौर पर जब मैं लोगों का नेतृत्व करती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं उतनी सक्षम नहीं हूँ जितना मैं होना चाहती हूँ। क्या यही आम आदमी की सोच की सीमा है? तनिष्क ने अपनी नाक छुई और कहा, ये वह। नेताजी, मुख्य बिंदु पर ध्यान दें। सीमाओं के बारे में हम बाद में बात करेंगे। मैंने फिर से ज्यादा बोल दिया। मुझे क्या पता कि सीमाएं क्या होती हैं। मुझे तो बस इतना पता है कि इतिहास की परीक्षा में हर बार जब किसान विद्रोह की विफलता के कारणों का सारांश लिखना होता था तो बस ये वाक्य जोड़ देने से काम बन जाता था। रोशनी एक पल के लिए दंग रह गई। उसने फिर सिर हिलाया और आह भरी, ऐसा लगता है कि तुम वास्तव में हमारी धूसर वस्त्र सेना का नायक नहीं बनना चाहते। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं चाहता, बल्कि यह है कि मैं कर नहीं सकता। लेकिन नेताजी, आप चिंता न करें। भले ही मैं नायक नहीं बनना चाहता, लेकिन मैं धूसर वस्त्र सेना के लिए कुछ करने की पूरी कोशिश करूंगा। जलजा मेरी सहेली है। मैं उसकी भी मदद करूंगा। सिर्फ दोस्त। तनिष्क का मुंह खुला रह गया। वह दंग था। खैर, रोशनी ने अपना गला साफ किया और फिर गंभीरता से कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे सुझाव पर विचार करूंगी। यह अच्छा है। तनिष्क ने भ्रमित होकर सिर हिलाया। नेता रोशनी गॉसिप करने वाली क्यों लग रही थी, लेकिन फिर उसने इस विचार को दिमाग से निकाल दिया। उसने राहत की लंबी सांस ली। आखिरकार उसे अब नायक नहीं बनना पड़ेगा। जब भी मैं नायकों के बारे में सोचता हूं तो मुझे शहीदों की याद क्यों आती है। खैर, रोशनी ने अपना माथा छुआ जैसे उसे कुछ याद आया हो। उसने गंभीरता से कहा, गुप्त वायु संघ के इस बार के महान योगदान को देखते हुए हमने इस दस्ते को एक डिवीजन के स्तर पर पदोन्नत करने का फैसला किया है। इसमें कुल 200 लोग होंगे। तुम अभी भी मेरे प्रति उत्तरदायी रहोगे। ये सुनकर तनिष्क बहुत खुश हुआ। उसने जल्दी से झुककर कहा, धन्यवाद नेताजी। वह गुप्त वायु संघ के दस्ते में लोगों की संख्या बढ़ाने के बारे में बात करने के लिए सही समय की तलाश में था। उसे उम्मीद नहीं थी कि नेता पहले ही इसके लिए सहमत हो जाएंगी। जहां तक पदोन्नति की बात है तो यह शायद इसी तरह की स्थिति को दोबारा होने से रोकने के लिए था। डिवीजन का स्तर मंत्रालय स्तर के बाद दूसरे स्थान पर था। बहुत कम लोगों के पास तनिष्क और अन्य लोगों को तैनात करने की शक्ति थी। एक बात और नेताजी, मुझे कुछ निजी कामों की वजह से कुछ समय के लिए बाहर जाना पड़ सकता है। ओल्ड बिल का मामला हमेशा तनिष्क के दिमाग में था और उसने बहुत पहले ही फैसला कर लिया था कि वह जल्द से जल्द पैसे पहुंचा देगा। रोशनी ने ज्यादा नहीं पूछा। उसने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, कब जाना है? मैं सैनिकों को तुम्हारे लिए रास्ता साफ करने के लिए एक पत्र लिख दूंगी। धूसर वस्त्र सेना अभी भी बीच में फंसी हुई थी। अगर उन्हें बाहर निकलना था तो उन्हें उस चेक पॉइंट से गुजरना होगा जहां सरकारी सैनिकों ने घेराबंदी कर रखी थी। बेशक बड़े पैमाने पर लोगों की आवाजाही की अनुमति नहीं होने के अलावा कोई अन्य समस्या नहीं थी। कल चलते हैं। तनिष्क ने कुछ देर सोचा। उसे लगा कि इस मामले को जल्द से जल्द निपटाना ही बेहतर है। इतनी जल्दी? ये भी अच्छा है। तुम्हें बातचीत के लिए समय पर वापस आना होगा। ठीक है। तनिष्क मुस्कुराया और झुका। नेताजी, अगर और कुछ नहीं है तो मैं जाकर तैयारी करता हूँ। उसे जल्दी निकल जाना चाहिए।
अगर बाद में उसने सोच की सीमाओं की बात छेड़ दी तो उसकी शामत आ जाएगी। तनिष्क को तेजी से सुरंग में गायब होते देख रोशनी ने अचानक एक लंबी आह भरी और फिर बेबसी से अपने कंधे उचकाए। तुमने सही अनुमान लगाया था, उसने मना कर दिया। वह एक हत्यारा है। वह सूरज की रोशनी में नायक बनना पसंद नहीं करेगा। किसी तरह सत्यम देव शास्त्री रोशनी के पीछे प्रकट हुआ था। शायद वास्तव में ये काफी अजीब है। धूसर वस्त्र सेना की विचारधारा के बारे में उसकी समझ बहुत गहरी है, यहाँ तक कि मुझसे भी ज्यादा। अगर मैं उससे नहीं मिलती तो मुझे वास्तव में विश्वास नहीं होता कि इस दुनिया में कोई ऐसा भी है जिसकी इस पहलू पर मुझसे बेहतर समझ है। ये बस जन्मजात ज्ञान जैसा है। उद्धरण चिन्ह। लेकिन यह मुझे अफसोस महसूस कराता है। ताकत, उपलब्धियां, विचार, उसके पास सब कुछ है, लेकिन वह नायक बनने के लिए तैयार नहीं है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि उसे लगता है कि धूसर वस्त्र सेना का कोई भविष्य नहीं है, इसीलिए वह आगे नहीं आना चाहता। हर किसी की अपनी महत्वाकांक्षाएं होती हैं, आप उसे मजबूर नहीं कर सकती, सत्यम ने शांति से कहा। इसके अलावा इससे किसी चीज पर कोई असर नहीं पड़ेगा, है ना? आपने पहले ही जलजा को प्रशिक्षित करने की योजना बना ली थी, आप बस उसी के साथ आगे बढ़ सकती हैं। यही एकमात्र रास्ता है। रोशनी ने सिर हिलाया। जलजा वास्तव में एक बहुत अच्छा विकल्प है। मुझे नहीं पता कि इसे कैसे कहूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस तनिष्क में कुछ तो है। वह हमेशा हमारी दृष्टि से आगे देख सकता है और नए विचारों के बारे में सोच सकता है। इसीलिए वह हमेशा खतरे को सुरक्षा में बदल देता है। ऐसा लगता है जैसे उस पर प्रकाश के देवता का आशीर्वाद हो। रोशनी इसका वर्णन करने के लिए कोई शब्द नहीं सोच सकी। अंत में वह इसे ईश्वर की मर्जी ही मान सकी। ठीक है, रोशनी मुड़ी और बोली, अब इसके बारे में और नहीं सोचते। कम से कम जलजा को उसका समर्थन तो मिलेगा, है ना? सत्यम ने चुपचाप सिर हिलाया। वैसे तनिष्क ने अभी सुझाव दिया कि तुम नायक बनो, सत्यम, रोशनी ने मुस्कुराते हुए कहा। सत्यम के शांत चेहरे पर थोड़ी हैरानी थी। दुर्भाग्य से तुम बहुत शर्मीले हो। तुम अब काफी बड़े हो गए हो। तुम अभी भी दूसरों से वैसी बात क्यों नहीं करते जैसे बचपन में करते थे? तौबा, मैंने इन कुछ सालों में तुम्हें मुस्कुराते हुए नहीं देखा। मुस्कुराओ। रोशनी की मुस्कान चौड़ी हो गई। आखिरकार उसका चेहरा शरारत से भर गया था। सत्यम ने रोशनी की ओर देखा जो उसके बहुत करीब थी। उसका मुंह थोड़ा फड़का और उसने अपना सिर दूसरी तरफ मोड़ लिया। तुम छिप क्यों रहे हो? मुस्कुराओ, मुस्कुराओ, सनरा। रोशनी का मुंह खुला रह गया और उसने सत्यम को देखा जो आसमान में उड़ रहा था और तेजी से एक छोटे काले बिंदु में बदल रहा था। तौबा, क्या हुआ अगर तुम उड़ सकते हो? उद्धरण चिन्ह। आमतौर पर कहें तो धूसर वस्त्र सेना अभी भी बहुत एकजुट थी। बेशक कुछ व्यक्तिगत रंजिशें भी थीं, लेकिन उच्च अधिकारियों द्वारा मध्यस्थता के बाद उन्हें आमतौर पर शांत कर दिया जाता था। सार्वजनिक रूप से लड़ना अभी भी अपेक्षाकृत दुर्लभ था और युद्ध ऊर्जा वाले योद्धाओं के बीच उस तरह की भीषण लड़ाई की तो बात ही अलग थी। इसलिए जब तनिष्क ने सार्वजनिक रूप से कुछ मध्यवर्ती योद्धाओं को अपंग कर दिया तो ये खबर तेजी से पूरे आधार में फैल गई। फिर युद्ध रणनीति विभाग में उसके हंगामा करने की बात भी खोद निकाली गई। इसके प्रति आम लोगों की प्रतिक्रियाएं दो चरम पर थीं। एक तो वे थे जो तनिष्क की शानदार ताकत की प्रशंसा कर रहे थे। दूसरे वे थे जो सोच रहे थे कि वह दूसरों को धमकाने के लिए अपनी युद्ध कला का उपयोग कर रहा है। बेशक बाद वाले कम थे, क्योंकि गुप्त वायु संघ ने अभी एक बड़ा योगदान दिया था, इसलिए उनकी प्रतिष्ठा अभी भी बनी हुई थी। कुछ लोग जो अंदर की कहानी जानते थे उन्होंने खुद को याद दिलाया कि अगर जरूरत न हो तो गुप्त वायु संघ की टीम को न उकसाना ही बेहतर है, जिसमें केवल 1 दर्जन लोग थे। बेशक वे चाहे जो भी सोचें। तनिष्क और रोशनी के बीच बात खत्म होने के बाद वह आधार में टहलने लगा। उसने महसूस किया कि राहगीरों की निगाहें उस पर टिकी थीं और वे दूर से किसी बात पर फुसफुसा रहे थे। ऐसी परिस्थितियों में उसका इधर उधर घूमना स्वाभाविक रूप से उचित नहीं था। तनिष्क बस घर वापस आ गया। स्वाभाविक रूप से उसे यह नहीं पता था कि उसके बाद स्थिति में कुछ नए बदलाव आए हैं। अनजाने में उसके द्वारा बोले को मौत के लिए मजबूर करने की कुछ खबरें आधार में गुप्त रूप से फैल गईं। बेशक सामग्री में उन गलतियों का उल्लेख नहीं था जो बोले ने पहले की थीं। मुख्य बिंदु ये था कि तनिष्क के तरीके कितने क्रूर थे। अंत में बोले जागने के बाद इसे स्वीकार नहीं कर सका और फिर वह अनाथ और विधवाएं कितनी दयनीय थीं। तौबा, कहानी वास्तव में दुखद थी और सुनने वालों के आंसू निकल आए। चून की फैलाने का तरीका काफी गुप्त था, इसलिए इस अफवाह का कुछ समय तक कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तनिष्क को इस स्थिति के बारे में पता नहीं था। बेशक अगर उसे पता भी होता तो उसे परवाह नहीं होती। अच्छा ही हुआ कि बोले मर गया, इससे उसे ठोस सबूत न मिल पाने की परेशानी से मुक्ति मिल गई। अंत में उसे खुद ही यह करना पड़ता। अगली सुबह आसमान साफ था। तनिष्क गुप्त वायु संघ की टीम के 10 से अधिक लोगों को आधार से बाहर ले गया।
उन्होंने घने कोहरे का सामना किया और सीधे पूर्व में स्थित सेना के शिविर की ओर चल दिए। खदान में अगर ओल्ड बिल न होता तो तनिष्क और बाकी लोग बाहर नहीं निकल पाते और वे उन कुलीन युवाओं के समूह को पकड़ने में भाग्यशाली नहीं रहते। इसलिए चाहे कुछ भी हो, तनिष्क को ओल्ड बिल की आखिरी इच्छा पूरी करनी थी। ओल्ड बिल का गृहनगर शाह ग्राम था, जो आधार के पूर्व में स्थित था। तनिष्क के पास जो साधारण नक्शा था उस पर इसके संकेत थे। यह शायद पुरानी खदान के पास था। दूरी बहुत ज्यादा नहीं थी और वे आधे दिन में वहां पहुंच सकते थे। बॉस, उन्होंने हमें देख लिया। देवंश मलिक ने सामने के सैनिकों की ओर इशारा किया। तनिष्क ने अपने होंठ सिकोड़े। क्या हुआ अगर उन्होंने देख लिया? अब हम ही बॉस हैं। सीधे निकल चलो। सनरा, एक पल बाद तनिष्क के सामने एक नुकीला तीर जमीन में धंस गया। तुम कौन हो? जो लोग गुजरना चाहते हैं अपने मैनेजर को बाहर बुलाओ। धप धप धप, बिखरे हुए कदमों की आवाज के बीच सैनिकों की कई छोटी टुकड़ियों ने एक चाप बनाया और तनिष्क तथा अन्य लोगों को घेर लिया। धूसर वस्त्र सेना, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एक कप्तान ने बदसूरत हाव भाव के साथ पूछा। दोनों पक्ष अभी कुछ दिन पहले तक मरने मारने पर उतारू थे। अंत में तनिष्क और अन्य लोगों ने पीछे से उन पर घात लगाकर हमला भी किया था। स्वाभाविक रूप से वे विनम्र नहीं होंगे। देवंश मलिक ने एक कदम आगे बढ़ाया और अपने होंठ सिकोड़े। तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं है कि हम यहाँ क्यों हैं। किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढो जो प्रभारी हो। हम जा रहे हैं। इसी तरह धूसर वस्त्र सेना ने इस लड़ाई में दूसरे पक्ष की तुलना में अधिक भाइयों को खोया था। देवंश का एक दोस्त इसी लड़ाई में मारा गया था। स्वाभाविक रूप से वह दूसरे पक्ष के प्रति विनम्र नहीं होगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सैनिक सभी गर्म खून वाले थे। कप्तान का स्वभाव स्पष्ट रूप से अच्छा नहीं था। उसने देवंश की ओर घूरते हुए कहा, तुम सिर्फ एक नीच धूसर वस्त्र नागरिक हो। तुम हमारे कमांडर से मिलना चाहते हो? वहीं वापस जाओ जहां से आए हो। यो, तुम काफी घमंडी हो। देवंश ने अपनी जीभ चटकाए और अपनी उंगली से इशारा किया। क्या तुम में से कोई लड़ने की हिम्मत रखता है? तुम्हारा स्वामी देवंश सिर्फ एक हाथ का इस्तेमाल करेगा। तनिष्क ने धीरे से अपना सिर हिलाया लेकिन कुछ नहीं कहा। देवंश स्पष्ट रूप से अपने मरे हुए दोस्त का पक्ष लेने की कोशिश कर रहा था। बेशक वह उसे नहीं रोकेगा। लानत है, ये नीच धूसर वस्त्र नागरिक बहुत साहसी हो गए हैं। कप्तान, इसे सबक सिखाओ। इसे सबक सिखाओ। देवंश के घमंडी रवैये ने काफी नफरत बटोरी। दूसरे पक्ष के सैनिक तुरंत शोर मचाने लगे। हाँ, तुमने खुद ही कहा था। जब समय आएगा तो मुझे बहुत निर्दयी होने के लिए दोष मत देना। कप्तान ने कुटिलता से हंसा और अपना भाला उठाया। ये सैनिक स्वाभाविक रूप से जानते थे कि दोनों पक्षों ने लड़ना बंद कर दिया है। ऐसी नाजुक स्थिति में अगर कोई और हताहत होता है तो यह एक नया विवाद बन सकता है। लेकिन भले ही दूसरे पक्ष ने उन्हें उकसाया हो, जब तक वे उन्हें जान से नहीं मारते तब तक कोई समस्या नहीं होगी। तुम बहुत बातें करते हो। अगर लड़ना है तो जल्दी आओ। मुझे बाद में अपने रास्ते पर भी निकलना है। देवंश ने एक हाथ से अपनी तलवार उठाए और गर्व से कहा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सीधा हमला। कप्तान दहाड़ा और जल्दी से आगे बढ़ा। सरर, भाला देवंश के सीने की ओर था। देवंश एक तरफ हटा और अपनी तलवार घुमाई। धमाका, भाला और तलवार टकराए जिससे एक जोरदार आवाज हुई। यह हमला सिर्फ एक परीक्षा थी। फिर दोनों मैदान में लड़ने लगे। सनर आसपास के सैनिकों ने स्वाभाविक रूप से उनके लिए जयकार की। तनिष्क ने उन पर एक नज़र डाली और सिर हिलाया। युद्ध ऊर्जा साधना के मामले में देवंश की वर्तमान ताकत गुप्त वायु संघ के सदस्यों में सबसे अधिक थी। तनिष्क के प्रशिक्षण के तहत उसके हमले पहले जैसे नहीं थे, जहां वह केवल पार्श्विक बल का उपयोग करता था। जहां तक कप्तान की बात है, हालांकि उसकी साधना ऊंची नहीं थी, लेकिन वह बहुत अनुभवी था। हर हमला देवंश के कमजोर बिंदुओं पर केंद्रित था। वह उसके सीने का बायां हिस्सा था। आखिरकार देवंश एक हाथ से लड़ रहा था, इसलिए उसके शरीर के समन्वय में कुछ समस्याएं होना तय था। हाँ कप्तान, थोड़ा और तेज और आप इस बच्चे को मार देंगे। सिर्फ बचने का क्या फायदा? अगर काबिलियत है तो हिलना मत। पता चला कि कप्तान को देवंश की ताकत का पता चलने के बाद उसने तुरंत हमलों का एक दौर शुरू कर दिया। उसका भाला देवंश की बाईं ओर केंद्रित था, लेकिन दुर्भाग्य से वह हर बार थोड़ा सा चूक जाता था। अगर कप्तान कहता कि वह नहीं बच रहा है तो यह एक मजाक होता। वह बस देवंश के मूड और लय को बिगाड़ने का मौका लेना चाहता था। ठीक है देवंश, खेलना बंद करो। तनिष्क ने अचानक अपने होंठ सिकोड़े और कहा। हाँ, ठीक है। देवंश, जो दयनीय स्थिति में लग रहा था, अचानक हंसा। फिर उसका शरीर हिला और उसका हाथ जोर से नीचे की ओर घूमा। सनर, सीटी जैसी आवाज में तलवार नहीं पहुंची, लेकिन हवा का दबाव पहुंच गया था। कप्तान दंग रह गया। वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि इस तलवार की सीटी का क्या मतलब है। ये तभी पैदा होती है जब ताकत एक निश्चित स्तर तक पहुंच जाती है। उसने हमले की परवाह नहीं की।
उसने जल्दी से अपने हाथ उठाए और अपने भाले से बचाव किया। दफा हो जाओ। धूम। कप्तान अपने भाले के साथ तोप के गोले की तरह पीछे जा गिरा। धप धप धप। पीछे वे सैनिक थे जो जयकार कर रहे थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि स्थिति इतनी जल्दी बदल जाएगी। उन्होंने केवल अपनी आंखों के सामने अंधेरा महसूस किया और कप्तान द्वारा जमीन पर पटक दिए गए। हा, देवंश की यह चाल जानबूझकर थी। दूसरे पक्ष को गिरते देख वह तुरंत मजाक उड़ाते हुए हंसा। लानत है, तुम भाइयों हमला करो। लानत है, ये बहुत ज्यादा है। उन्हें यहीं खत्म कर दो। अन्य दो दस्तों के कप्तानों ने देखा कि वे इतनी बुरी तरह हार गए हैं। उन्हें शर्मिंदगी महसूस हुई और उन्होंने तुरंत हमले का आदेश दे दिया। सर्र। लेकिन इससे पहले कि वे अपने भले उठा पाते, उनके शरीर बादलों की तरह उड़े और जमीन पर गिर पड़े। धप धप। बोलने से पहले अच्छी तरह सोच लो। तनिष्क दोनों कप्तानों के सामने खड़ा हुआ और उदासीनता से बोला, मैं बहुत जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि अगर कोई समस्या हुई तो तुम उसे झेल नहीं पाओगे। ओह! आसपास के सैनिक दंग रह गए। उन्होंने अभी किसी को आते नहीं देखा था और कप्तान को आसानी से नीचे गिरा दिया गया। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब था कि जब तक दूसरा पक्ष चाहे, उनके सिर लेना उसकी जेब से कुछ निकालने जितना आसान होगा। यहाँ क्या हुआ? टप टप टप। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, कदमों की आहट सुनाई दी। धीरे धीरे कोहरे में लोगों की एक घनी भीड़ दिखाई दी। जब वे करीब आए तो उन्होंने कवच पहने एक अधिकारी को सामने आते देखा। उसके पीछे कुछ सैनिक इधर उधर बिखरे हुए थे। उनके बीच में कुछ लोग साधारण कपड़ों में थे। बॉस, बीच में हमारे धूसर वस्त्र सेना के भाई हैं। आज ऐसा लगता है कि वे बंदियों की अदला बदली के लिए सहमत हुए हैं। अमित यादव ने पास आकर कहा। तनिष्क ने ये दिखाने के लिए सिर हिलाया कि वह समझ गया है। दोनों पक्ष 10 से अधिक दिनों से लड़ रहे थे, विशेष रूप से हाल के भीषण हमलों और बचाव की लड़ाइयों में। स्वाभाविक रूप से दुश्मन के कुछ घायल सैनिकों को पकड़ लिया गया था। वास्तव में धूसर वस्त्र सेना के पास इलाके का फायदा था और उनके पास अधिक बंदी थे। सर, एक सैनिक जल्दी से आगे आया और स्थिति समझाई। अधिकारी ने सिर हिलाया और तनिष्क तथा अन्य लोगों के सामने आया। क्या तुम्हारे पास है? हाँ। तनिष्क ने हाथ बढ़ाकर रोशनी द्वारा लिखा गया पत्र निकाला और सौंप दिया। अधिकारी ने उसे खोला और देखा, फिर सिर हिलाया। ठीक है, तुम जा सकते हो। इतना कहने के बाद उसने तनिष्क के सामने अपना हाथ बढ़ाया। चलो एक दूसरे को जान लेते हैं। मैं वज्र सेना से हूँ। ओह! तनिष्क ने भी लापरवाही से अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और दोनों हाथों से पकड़ लिया। अधिकारी के हाव भाव अचानक बदल गए और वह अपनी बात पूरी नहीं कर सका। अधिकारी मूल रूप से तनिष्क को अपनी ताकत दिखाना चाहता था ताकि वह उससे बदला ले सके। अप्रत्याशित रूप से जैसे ही उसने अपनी ताकत लगाई, उसने एक मजबूत बल को आते महसूस किया जिसने सीधे उसकी ताकत को शून्य में बदल दिया। अच्छे, बहुत अच्छे। अधिकारी ने गंभीरता से तनिष्क की ओर देखा और फिर एक गहरी सांस ली। चर्रा। अचानक उसकी बांह से एक चमकदार लाल रोशनी फूटी। उसकी युद्ध ऊर्जा प्रवाहित हुई और तनिष्क पर हमला करती रही। तनिष्क की हरकतें बहुत कम थीं। केवल करीब चून की धूसर वस्त्र सेना एक समय के लिए उनसे बदला नहीं ले सकती थी, और चून की उनके पास वह अंतिम हथियार कुलीन बंदी था जो युवा कुलीनों के जीवन और मृत्यु का फैसला कर सकता था। इसलिए तनिष्क और उनकी कंपनी को स्वाभाविक रूप से जाने की अनुमति दी गई। सेना के शिविर से गुजरने के बाद धूसर वस्त्र सेना के दस्ते ने गति बढ़ाई और सीधे शाही ग्राम की ओर चल दिए। कुछ ही समय बाद वे घाटी से गुजरे। जब उन्होंने ढही हुई खदान देखी तो वे आह भरे बिना नहीं रह सके। दोपहर में पहाड़ी की चोटी पर तनिष्क ने अपनी सुविधाजनक स्थिति से दूर तक देखा और आखिरकार पहाड़ों में बस्तियों का एक समूह देखा। उसके बगल में एक छोटी नदी थी। बॉस, यही वह जगह होनी चाहिए। बिल ने कहा था कि गांव के पास एक गहरे पीले रंग की नदी है। क्योंकि इसमें रेत है, इसलिए इसे शाही ग्राम कहा जाता है। देवंश मलिक ने अपने हाथ से आंखों को धूप से बचाया और दूर की ओर इशारा किया। उसका घर गांव के पश्चिमी छोर पर है, सबसे पुराने विशाल पीपल के पेड़ के नीचे। तनिष्क ने अपनी जेब में रखे सिक्कों को दबाया और सिर हिलाया। ठीक है, चलो। स्वाभाविक रूप से मृत्यु का समाचार देना सुखद नहीं था, लेकिन इस मोड़ पर तनिष्क और अन्य लोग केवल अधिक पैसा दे सकते थे और उम्मीद कर सकते थे कि माँ और बेटी का गुजारा हो जाएगा। लेकिन तभी अमित यादव ने अपनी आंखें सिकुड़ी और अचानक कहा, हे बॉस, कुछ सही नहीं लग रहा है। तनिष्क, जो पहाड़ी से नीचे उतर रहा था, ने हैरानी से अपना सिर घुमाया। क्या हुआ? ये गांव खाली लग रहा है। इस समय इसे ऐसा नहीं होना चाहिए। अमित की नज़र बेहतरीन थी और वह आम लोगों की तुलना में अधिक दूर तक देख सकता था। उस क्षण उसने दूर स्थित पहाड़ी गांव में कुछ सुराग देखे। अरे, शायद वे घर पर दोपहर का खाना खा रहे होंगे। देवंश ने लापरवाही से कहा। खैर, शायद ऐसा ही हो। अमित के भाव हिचकिचाहट भरे थे और उसका लहजा अनिश्चित था।
जब वे बात कर रहे थे तभी दूर पहाड़ी गांव से अचानक कुछ काले बिंदु उड़े और आसमान में ऊंचे चले गए। वह गिद्ध, वे गिद्ध हैं, अमित सबसे पहले बोला। तनिष्क का चेहरा थोड़ा बदल गया और उसका दिल बैठ गया। जल्दी करो, चलो। अपनी बात खत्म करने के बाद वह तेजी से पहाड़ी की ढलान से नीचे दौड़ा। जैसे ही देवंश आगे बढ़ा उसने अपना सिर खुजलाया और उलझन में पूछा, क्या हुआ? एक तरफ अमित का चेहरा थोड़ा बदसूरत हो गया था। बेवकूफ़, सोचो कि गिद्धों को क्या खाना पसंद है। सड़ा हुआ मांस। अमित शायद जानता था कि देवंश को समझ नहीं आया, इसलिए उसने खुद ही अपने सवाल का जवाब दे दिया। ओह नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे सुदूर गांव में बहुत अधिक चावल और आटा नहीं होगा। गरीब लोग अपने मांस को सड़ने के लिए कैसे छोड़ सकते थे और एक साथ इतने सारे गिद्धों को आकर्षित कैसे कर सकते थे? भले ही देवंश मूर्ख हो, उससे पता चल जाएगा कि कुछ गड़बड़ है। पहाड़ी और खेत के बीच की दूरी अभी भी काफ़ी थी, लेकिन तनिष्क और अन्य लोगों ने गति बढ़ा दी। 2 घंटे से भी कम समय में पहाड़ी गांव नजर आने लगा था। जैसे जैसे वे करीब आते गए उनके चेहरे के भाव और खराब होते गए। उनके सामने अभी भी मानव निवास का कोई संकेत नहीं था और बाहर की हवा रोकने वाली कुछ दीवारें गिरा दी गई थीं। अचानक सबसे आगे दौड़ रहे तनिष्क ने भौहें सिकुड़ी और उसकी नाक फड़कने लगी। धत धत हूँ, ये गंध। गुप्त वायु संघ के एक सदस्य ने भी इसे महसूस किया और उसका चेहरा तेजी से बदल गया। वह आगे बोलने में असमर्थ था। ठंडी हवा चलती रही, लेकिन इस बार यह न केवल ठंड लाई बल्कि अपने साथ एक हल्की दुर्गंध भी लाए। एक पल बाद तनिष्क और अन्य लोग शाही ग्राम के बाहर रुक गए। गांव अभी भी शांत था। ओह, ये पूरी तरह खामोश था। बाहरी खंडहर आग के निशानों से ढके हुए थे, लेकिन इस समय कोई काला धुआं नहीं था, शायद इसलिए कि काफी समय बीत चुका था। इस मोड़ पर वह सड़ांध भरी दुर्गंध जो लोगों को उल्टी करने पर मजबूर कर देती थी और भी तीव्र हो गई। तनिष्क ने एक लंबी सांस छोड़ी और गहरी आवाज में कहा, चलो। उसके बाद वह सबसे पहले गांव के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ा। गुप्त वायु संघ के सदस्य चुपचाप पीछे हो लिए। गांव के प्रवेश द्वार पर एक चक्की थी, लेकिन इतनी तेज हवा में भी पवन चक्की अभी भी स्थिर थी। कारण बहुत सरल था, क्योंकि चक्की की लकड़ी की पंखुड़ियों पर कुछ नागरिक धीरे धीरे झूल रहे थे। उनके कपड़े फटे हुए थे और उनकी आंखें और मुंह खाली थे। वे प्रार्थना करते, रोते और शिकायत करते हुए प्रतीत हो रहे थे। लेकिन 1 दर्जन से अधिक तीरों ने पहले ही उनके सीनों को चीर दिया था, जिससे उनके बोलने का अधिकार छिन गया था। हा हा हा। गुप्त वायु संघ के सदस्यों की आंखें फटने को थीं और उनके मुंह से दबी हुई दहाड़ें निकल रही थीं। उनकी कसी हुई मुट्ठियों से लगातार हड्डियों के रगड़ने की आवाज आ रही थी। वे मानो उन आम नागरिकों को जबरन पवन चक्कियों पर लटकाए जाते हुए देख पा रहे थे। फिर 100 फीट से भी अधिक दूर कुछ दरिंदे अपने धनुषों पर तीर चढ़ा रहे थे, एक दूसरे को चिढ़ा रहे थे कि किसका निशाना बेहतर है। फिर वे तीर छोड़ते, नागरिकों के शरीर झूलते और विलाप करते, जबकि दूसरी ओर से पागलों जैसी हंसी आती। चक्की के पीछे के रास्ते पर, दीवार के कोने पर, बाड़ पर बूढ़े लोग, हटे कट्टे पुरुष, निर्वस्त्र महिलाएं, छोटे बच्चे, एक एक करके लाशों ने जीवित रहते समय के दर्दनाक भावों और हरकतों को बनाए रखा था। वे वहीं जम गए थे। फड़फड़ाहट, सरसराहट। जैसे ही तनिष्क और अन्य लोगों ने चुपचाप प्रवेश किया, कुछ गिद्ध और मांस खाने वाले जानवर जो पेट भर खाना खा रहे थे वहां से भाग गए। तनिष्क के कदम ठहरे और वह चुपचाप दाईं ओर चला गया। यहाँ एक गिद्ध था जो अत्यंत भूखा लग रहा था और वह अभी भी अपने नीचे पड़े बूढ़े व्यक्ति की लाश को अपनी नुकीली चोंच से नोच रहा था। वह एक प्रेत की तरह 10 मीटर से अधिक चला, नीचे झुका और हाथ बढ़ाया। कड़क। गिद्ध की पतली गर्दन एक तरफ मरोड़ दी गई और उसे लापरवाही से फेंक दिया गया। तनिष्क ने बिना किसी भाव के बूढ़े व्यक्ति के घाव को देखा और फिर उसके कपड़े पलटने के लिए हाथ बढ़ाया। थोड़ी देर बाद तनिष्क ने बूढ़े व्यक्ति की आंखों को ढंक दिया और सोच समझकर सिर हिलाया। बॉस। देवंश ऊपर आया, उसकी आंखें लाल थीं और उसका चेहरा दुख और आक्रोश से भरा था। तनिष्क ने अपना हाथ लहराया, चलो पहले बिल के घर चलते हैं। खेत बड़ा नहीं था और कुछ कदम आगे चलने के बाद तनिष्क और अन्य लोगों ने एक विशाल पीपल का पेड़ देखा। सर्दी आ रही थी और पेड़ की अधिकांश शाखाएं और पत्तियां गिर चुकी थीं, केवल कुछ मोटे तने बचे थे और उन पर लटके हुए लोग। तनिष्क ने ऊपर देखा और पेड़ पर लटके एक युवक को देखा। उसने अपना सिर हिलाया, आधा बंद लकड़ी का दरवाजा धक्का देकर खोला और बिल के घर में दाखिल हुआ। घर अस्त व्यस्त था और अलमारियां और दराजें जमीन पर गिरी हुई थीं, जैसे उनकी तलाशी ली गई हो। हालांकि अंदर कोई लाश नहीं थी। बड़े घर से गुजरने के बाद पीछे का आंगन और उसके पीछे लकड़ी का गोदाम था। टूटे हुए मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े एक तरफ पड़े थे। गोदाम का दरवाज़ा टूटा हुआ था और उसका केवल एक सिरा अभी भी हवा में लटका हुआ, हवा के साथ झूल रहा था। तनिष्क देखने के लिए पास गया और उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। गोदाम के बाईं ओर साधारण कपड़ों में एक युवा महिला थी और उसका कोमल चेहरा दर्द से भरा था।
उसके लाल कपड़े लगभग पूरी तरह से फटे हुए थे, उसकी गोरी त्वचा पर नील के निशान भरे थे और उसके निचले शरीर की हालत अस्त व्यस्त थी। घातक घाव उसके सीने के बाईं ओर था, जहां एक जंग लगी स्टील की छुरी धंसी हुई थी। धूम धूल हर जगह उड़ गई। हफ हफ हफ। उद्धरण चिन्ह। देवंश ने दीवार पर भूसा मारा और फिर अपने बाल पकड़कर जमीन पर बैठ गया, एक घायल जानवर की तरह हाँफने लगा। कहने की जरूरत नहीं है कि जिस युवा महिला को तड़पा तड़पा कर मारा गया था वह निस्संदेह बिल की बहू थी। तनिष्क ने अपनी काली कमीज उतारी और उसे युवती के शरीर पर फैला दिया, पीछे हटा और गहरा झुककर नमन किया। उसने एक गहरी सांस ली और पुकारा, अमित। हाजिर। अमित बाहर आया और गहरी आवाज में बोला, कुछ लोगों को साथ लो और आसपास के लुटेरों को ढूंढो। मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि तुम किस तरीके का इस्तेमाल करते हो, लेकिन 2 घंटों में मुझे यहाँ जो कुछ भी हुआ उसकी पूरी जानकारी चाहिए। जी। अमित ने सिर हिलाया और जल्दी से कुछ लोगों को आंगन से बाहर ले गया। देवंश। हाजिर। बाकियों को लो और खेत की तलाशी लो। अगर कोई जीवित नहीं बचा है तो ग्रामीणों के शवों को एक साथ दफना दो। ठीक है। देवंश ने अपना सिर झुकाया और बाकी लोगों को बाहर ले गया। बिल, मुझे दुख है। तनिष्क ने धीरे से आह भरी। शवों के सड़ने की डिग्री के अनुसार इन ग्रामीणों को लगभग 2 दिन पहले मारा गया था। यदि वे धूसर वस्त्र सेना में लौटने के तुरंत बाद निकल गए होते तो शायद वे समय पर पहुंच जाते, लेकिन उस समय वे शारीरिक और मानसिक रूप से थक चुके थे और उनमें से कई अपनी चोटों से उबर नहीं पाए थे। अपना सिर हिलाते हुए तनिष्क युवती के शरीर को उठाने के लिए आगे बढ़ा। अचानक तनिष्क के हाथ थम गए और उसने महिला की आंखों में देखा। युवती का चेहरा दर्द से भरा था, लेकिन उसकी आंखों में राहत की एक झलक थी। उसकी नज़र का पीछा करते हुए तनिष्क ने गोदाम के दाईं ओर देखा। वहां लकड़ी के कुछ तख्ते सपाट बिछाए गए थे जो शायद चीज़ों को नमी से बचाने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। तनिष्क आगे बढ़ा, अपना पैर फैलाया और जोर से पटका। धड़ाम। तनिष्क ने अपनी भौहें चढ़ाईं, नीचे आया और इसे उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। धूम। तख्ते एक तरफ फेंक दिए गए और नीचे एक अंधेरी सीढ़ी थी। नमी भरी दुर्गंध का एक झोंका ऊपर आया। तहखाना। तनिष्क को अचानक एहसास हुआ और वह बिना किसी हिचकिचाहट के नीचे चला गया। सरर। अप्रत्याशित रूप से जैसे ही वह सीढ़ियों से नीचे उतरा, उसके सिर पर एक अर्धचंद्राकार ब्लेड से वार किया गया। हालांकि ये हमला तेज नहीं था, इसलिए स्वाभाविक रूप से ये तनिष्क को नुकसान नहीं पहुंचा सका। वह अपनी जगह से नहीं हिला और अपनी उंगलियों से ब्लेड को सटीक रूप से पकड़ लिया। हमला एक घुमावदार लोहे के ब्लेड से था, जिसे आमतौर पर दरांती के रूप में जाना जाता है। हालांकि तहखाना अंधेरा था, तनिष्क फिर भी दरांती के दूसरी तरफ छोटी आकृति को बमुश्किल देख पा रहा था। उस छोटी आकृति ने कुछ बार दरांती छीनने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एक चीख के साथ उसने अपने सफ़ेद दांत दिखाए और उसे काटने की कोशिश की। तौबा। तनिष्क ने अपने होंठ सिकुड़े और उसके कपड़े पकड़ लिए। ओल्ड बिल। वह छोटी आकृति जो संघर्ष कर रही थी अचानक रुक गई। फ्यू। तनिष्क मुस्कुराए बिना नहीं रह सका और राहत की सांस ली। तुम ओल्ड बिल की पोती होगी। तुम कौन हो? आवाज़ कम उम्र की और साफ थी और अंधेरे में उस छोटी आकृति की आंखें फड़फड़ा रही थीं। तुम मेरे दादाजी का नाम कैसे जानते हो? हाँ। तनिष्क रोमांचित था। मेरा नाम तनिष्क है और मुझे ओल्ड बिल ने तुम्हारी माँ को सौंपने का काम दिया था। माँ मर गई है। दूसरी ओर की आवाज़ थोड़ी कम हो गई और फिर पूछा, मेरे दादाजी क्यों नहीं आए? उद्धरण चिन्ह ... इसके बारे में बाहर बात करते हैं। तनिष्क ने उस व्यक्ति को नीचे उतारा और फिर उसकी नाक फड़कने से खुद को नहीं रोक सकी। अजीब है, तहखाने में दुर्गंध कहाँ से आ रही है? चारों ओर देखते हुए तनिष्क दंग रह गया। स्टील के ब्लेड वाली एक काली आकृति उसके पैरों के पास पड़ी थी। उसका शरीर, सिर, गर्दन लंबे और बेतरतीब निशानों से ढके हुए थे। उसके पैरों पर लोहे का एक औजार था जो उसमें मजबूती से फंसा हुआ था। हाँ, वह एक जानवर पकड़ने वाला जाल, बीस्ट ट्रैप था। यह तौबा। तनिष्क ने अपने हाथ में दरांती देखी और फिर जमीन पर पड़े उस जाल को देखा। वह अपने होंठ सिकुड़े बिना नहीं रह सका। टप टप टप। वाह। जैसे ही तनिष्क इधर उधर देख रहा था, वह छोटी आकृति तहखाने से बाहर भाग गई थी और फिर एक दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी। ओल्ड बिल की किशोर पोती का नाम किरण था। इस दुनिया में इस नाम का अर्थ एक छोटा पक्षी था जो हमेशा आनंदमय गीत गाता है। हालांकि यह आनंदमय पक्षी अब लगातार विलाप कर रहा था। उसके रुक रुक कर दिए गए वर्णन से तनिष्क और अन्य लोगों को पता चला कि लगभग 2 रात पहले लुटेरों का एक समूह अचानक आया और गांव को घेर लिया। उत्तरी जंगली प्रदेश एक अराजक जगह थी और वहां लुटेरे इतने थे जितने बैल पर बाल। शाही ग्राम में इन लोगों ने 1 या 2 बार से अधिक बार दौरा किया था, लेकिन वे आमतौर पर केवल कुछ भोजन और पानी लेते और चले जाते थे। वे सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को नहीं मारते थे।
लेकिन इस बार जब पुराने गांव के मुखिया खड़े हुए और भोजन देने के लिए तैयार हुए तो उनका सिर सीधे चाकू से काट दिया गया। फिर क्रूर आगजनी, हत्या और लूटपाट शुरू हो गई। समय की कमी के कारण छोटी किरण की मां के पास उसे तहखाने में छिपाने और उसे न बोलने के लिए कहने का ही समय था। फिर एक भयानक दिखने वाले बड़े आदमी ने दरवाज़ा तोड़ दिया और अंदर घुस आया। लकड़ी के तख्तों में दरारें थीं। छोटी किरण, जिसने अपना मुंह कसकर ढांक लिया था, ने अपनी मां को आत्महत्या करने में विफल होते देखा। उसके साथ लगातार बलात्कार किया गया और फिर चाकू से मार दिया गया। बात यहीं खत्म नहीं हुई। खेतों में तहखाने होना सामान्य बात थी। लुटेरे इस बार की लूट से संतुष्ट नहीं लग रहे थे, इसलिए उन्होंने हर घर के तहखाने की तलाशी लेनी शुरू कर दी। स्वाभाविक रूप से उन्होंने बहुत से लोगों को मार डाला जो छिपे हुए थे। जब एक लुटेरे ने छोटी किरण के घर के लकड़ी के गोदाम की तलाशी ली तो उसे लकड़ी के तख्तों के नीचे तहखाना मिल गया। लेकिन आगे जो हुआ वह थोड़ा अप्रत्याशित था। लुटेरे ने बदकिस्मती से एक जाल पर पैर रख दिया जो मूल रूप से चूहों और कुछ जमीन खोदने वाले जानवरों के लिए तैयार किया गया था। जब वह दर्द से चिल्ला रहा था, छोटी किरण बहादुरी से अंधेरे से बाहर निकली और सीधे अपनी दरांती से लुटेरे पर वार कर दिया। मूल रूप से जाल ने लुटेरे को केवल मामूली चोट पहुंचाई थी। अगर उस पर दोबारा वार किया जाता तो भी उसमें जवाबी हमला करने की ताकत थी। आखिरकार छोटी किरण की ताकत बहुत कम थी, लेकिन शायद वह लुटेरा लंबे समय से विलेन रहा होगा और अब उसे सजा मिल रही थी। किरण की दरांती इत्तेफाक से उसकी गर्दन पर लग गई। फिर बिना सोचे समझे कई वार किए गए। जब तक किरण होश में आए, लुटेरा पहले ही विकृत हो चुका था। फिर किरण ने तहखाने का दरवाजा बंद कर लिया और 2 दिनों तक लुटेरे की लाश के साथ अंदर रही जब तक कि तनिष्क और अन्य लोग नहीं पहुंच गए। इस समय तक देवंश की तलाशी पूरी हो चुकी थी। छोटी किरण के अलावा शाही ग्राम में कोई भी जीवित नहीं बचा था। सभी ग्रामीणों के शव गांव के पूर्वी हिस्से में नदी के पास एकत्र किए गए थे, जहां एक गड्ढा खोदा गया था। बड़ी मुश्किल से रोती हुई छोटी किरण को मनाने के बाद युवती के शरीर को भी अंदर रखा गया और फिर मिट्टी से दफन कर दिया गया। छोटी किरण की मां के अलावा किसी भी अन्य ग्रामीण के लिए पत्थर की शिला नहीं लगाई गई थी। यह एक ऐसी चीज थी जिसमें कुछ नहीं किया जा सकता था, लेकिन ये खुले में रहने और विभिन्न मांसखोरों द्वारा खाए जाने से बेहतर था। सब कुछ निपटाने के बाद तनिष्क सुध बुध खोई किरण के पास गया। किरण, क्या तुम्हारा कोई रिश्तेदार है? नहीं, मेरी सिर्फ माँ और दादाजी थे। ओह। छोटी किरण ने अपना सिर झुका लिया, उसकी लाल आंखों से अभी भी आंसू टपक रहे थे। तनिष्क ने सिर हिलाया और कहा, तो तुम अब से बड़े भाई तनिष्क के साथ रहोगी, ठीक है? ओह, मुझे नहीं पता। ये जानकर कि उसके 2 रिश्तेदारों की मृत्यु हो गई है, छोटी किरण का दिमाग सुन्न था। तो ये तय रहा। तनिष्क ने किरण के सिर से धूल झाड़ी और सीधे शब्दों में कहा। देवंश भी पास आया और नीचे बैठ गया। छोटी किरण, मेरा नाम देवंश है। तुम्हारे दादाजी ओल्ड बिल ने एक बार हमारी जान बचाई थी, इसलिए तुम निश्चिंत रहो कि हम यहाँ मौजूद सभी लोग तुम्हारा ख्याल रखेंगे। अगर भविष्य में कोई तुम्हें परेशान करता है तो तुम्हारा बड़ा भाई देवंश निश्चित रूप से तुम्हारे लिए खड़ा होगा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। छोटी किरण ने अपनी खाली आंखें खोली और आंखों में आंसू लिए अनजाने में सिर हिला दिया। देवंश ने किरण के कोमल बालों को छुआ और एक खामोश आह के साथ खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद अमित और अन्य लोग भी शाही ग्राम लौट आए। ये जानकर कि ओल्ड बिल का अभी भी इस दुनिया में कोई रिश्तेदार है, वे फिर से खुश हुए। बॉस, मुझे पता चला है, लुटेरों का ये समूह यहाँ से गुजर रहा है। उनमें लगभग 100 लोग हैं। वे 2 दिन पहले यहाँ से गुजरे थे और अब वे दक्षिण की ओर जा रहे हैं। बहुत अच्छे, तनिष्क ने सिर हिलाया। अगर उन्हें दिशा पता थी तो वे उन्हें पकड़ पाएंगे। तो बॉस, अब हमें क्या करना चाहिए? ये बहुत सरल है। तनिष्क ने अपनी आंखें सिकोड़ीं। उसे ट्रैक करो, उसे ढूंढो और उसे मार डालो। हालांकि तनिष्क के शब्द सरल थे, लेकिन वास्तविक कार्रवाई आसान नहीं थी। आखिरकार दूसरे पक्ष को गए हुए 2 दिन हो चुके थे और कोई नहीं जानता था कि उसने इस दौरान दिशा बदली थी या नहीं। अंत में तनिष्क ने बस गुप्त वायु संघ को फैला दिया और 3-3 लोगों ने आगे की तलाशी के लिए पंखे के आकार में घेरा बनाया। जब गुप्त वायु संघ की स्थापना हुई थी तब 11 लोग थे। एक की कुर्बानी हो गई थी और एक गंभीर रूप से घायल था। अब तनिष्क, देवंश और अमित को मिलाकर केवल 12 लोग थे, इसलिए उन्हें केवल 4 समूहों में ही विभाजित किया जा सकता था। इस समय तनिष्क को भी लगा कि गुप्त वायु संघ का विस्तार किया जाना चाहिए। अन्यथा इस संगठन और इसके न होने में क्या अंतर था? समूहों में बंटने के बाद गुप्त वायु संघ के सदस्य जल्दी से निरंतर पर्वत श्रृंखला में कूद पड़े। तनिष्क किरण और 2 अन्य लोगों के साथ पहाड़ी रास्ते पर चला, उन्हें बीच में सहारा देते हुए। बेशक उनकी तलाश का विषय अब गुजरने वाले लुटेरे नहीं थे, बल्कि पहाड़ों में लुटेरों द्वारा भेजे गए लोग थे। यदि कोई यह पूछे कि इलाके और यहाँ क्या हुआ था, इससे सबसे अधिक परिचित कौन है, तो निस्संदेह वे ही होंगे।
जहां भी बंजर पहाड़ और अनियंत्रित नदियां होंगी वहां लुटेरे होंगे। ये लगभग एक नियम था। उत्तरी जंगली प्रदेश में इलाके के बारे में ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए लुटेरे और डाकू यहाँ की स्थानीय विशेषता कहे जा सकते थे। गुप्त वायु संघ के सदस्यों की कार्यकुशलता बुरी नहीं थी। आखिरकार उन्होंने इतने लंबे समय तक तनिष्क का अनुसरण किया था और उन्होंने कई तरह के तरीके सीखे थे। हालांकि वे जीविका कमाने के लिए बाहर आए थे, लेकिन उन्हें नेक होना चाहिए था। लेकिन चाकू उनकी गर्दन पर था और वे दूसरों को धोखा दे रहे थे, इसलिए पकड़े गए लुटेरे बहुत सहयोगी थे। उनमें से कुछ को चुप करा दिए जाने का डर था और वे विस्तार से भी बोले। कुछ घंटों बाद हर जगह से समाचार तनिष्क तक पहुंच गए। देखने से लग रहा था कि लुटेरों के इस समूह ने दिशा नहीं बदली थी और वे अभी भी दक्षिण की ओर बढ़ रहे थे। लुटेरों में अभी भी क्षेत्र की कड़ा बोध था। जब उनके साथी वहां से गुजरते थे तो उन्हें कभी कभी शिष्टाचार दिखाने के लिए एक दूसरे का अभिवादन करने की आवश्यकता होती थी। इसलिए तनिष्क और अन्य लोगों को ये जानने में देर नहीं लगी कि इस समूह को बिल्ली डाकू दल माउंटेन कैट बैंडिट्स कहा जाता था। नेता का असली नाम अब कोई नहीं जानता था। जहां तक उसके उपनाम की बात है, वह बिल्ली माउंटेन कैट था। वह दुबला था, उसका चेहरा साधारण था और वह कुटिल और चालाक था। सबसे ध्यान खींचने वाला निशान उसके मुंह के किनारे मूंछों के कुछ गुच्छे थे, जो उसके उपनाम का मूल भी थे। इन लोगों का समूह पहले लुटेरा था और दक्षिण पूर्व के एक खतरनाक इलाके में अपनी जीविका चलाता था। लेकिन किसी कारण से वे अचानक यहाँ भाग आए। संभवतः यही कारण था कि उन्होंने बिना किसी संकोच के शाही ग्राम का नरसंहार किया। वैसे भी यह उनका क्षेत्र नहीं था, इसलिए उन्हें सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को मारने की समस्या पर विचार करने की आवश्यकता नहीं थी। रात में तनिष्क ने किरण को अपनी पीठ पर लाद लिया, जो रोते रोते थक गई थी, और आगे बढ़ना जारी रखा। इस समय जानकारी प्राप्त करना और भी कठिन था। रात में लोग कम होते थे और अधिकांश लुटेरे वापस चले गए थे। अब केवल दूसरे पक्ष के गढ़ को ढूंढकर और संतरियों को पकड़कर ही वे संभवतः कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते थे। अगले दिन सुबह बादल काले थे और हवा ठंडी थी। बीहड़ पहाड़ी रास्ते पर लगभग 100 लोगों का एक समूह सिमटकर ठंडी हवा के खिलाफ आगे बढ़ रहा था। उनके हाथों में हथियारों की विविधता से कोई भी बता सकता था कि वे दयालु लोग नहीं थे। उनकी पोशाक भी बहुत मिली जुली थी। उनमें से कुछ ने आधे शरीर का कवच पहना था, जबकि अन्य ने मोटे सूती कपड़े पहने थे। एकमात्र समानता ये थी कि वे सभी सुस्त दिख रहे थे और उनके कदम धीमे थे। समूह के सबसे आगे एक दुबला पतला आदमी चल रहा था। उसका चेहरा उदास और साधारण था और केवल उसके मुंह के किनारे मूंछों के कुछ गुच्छे काफी विशिष्ट थे। ये दुर्लभ था कि उसने एक साफ तांबे का कवच पहना हुआ था। बॉस, हमें और कितनी देर चलना होगा? मुझे डर है कि जल्द ही बारिश होने वाली है। देखिए, हमारे भाई अब और नहीं झेल सकते। हाथ में स्टील की छुरी लिए एक हट्टा कट्टा आदमी पास आया और उसने पूछा। दुबले आदमी ने पीछे मुड़कर देखा और गाली दी, कमीने, थोड़ी देर चलने के बाद कह रहे हो कि थक गए हो। देखते हैं कि तुम्हारी ये औरतें फुर्तीली होती हैं या नहीं। हे, बड़े आदमी ने अपना सिर छुआ और अश्लील तरीके से मुस्कुराया। ये दोनों अलग हैं। तौबा, बॉस, हम मौज मस्ती के लिए दूसरा गांव कब ढूंढेंगे? 2 दिन पहले का नशा अब उतर गया है। धत, औरतों के साथ खेलने के अलावा तुम और क्या कर सकते हो? दुबला आदमी गुस्से में बोला, फिर उसके हाव भाव नरम पड़ गए। रुको, जब तक हम इस पर्वत श्रृंखला को पार नहीं कर लेते। अगर हम ऐसा करते रहे तो हमारे साथी ही हमारा शिकार करेंगे। ओह, हट्टा कट्टा आदमी यह सुनकर तुरंत सुस्त हो गया। उसने आह भरी और कहा, पुराना समय ही बेहतर था। सड़क पर पहरा दो और मोटी मुर्गियां अमीर यात्री खुद हमारे दरवाजे पर आएंगी। बकवास बंद करो। क्या ये सेना का युद्ध नहीं है? वे सीधे रास्ता रोक रहे हैं और पहाड़ की तलाशी ले रहे हैं। दुबले आदमी ने दांत पीसते हुए कहा, कमीने, यह एक बदकिस्मत साल है। लड़ने के लिए जितनी भी जगहें थीं, उन्हें यहीं लड़ना था। एक पल रुकने के बाद उसने आगे कहा, अब हम किसी और के क्षेत्र में हैं। जबरन कब्जा करना वर्जित है। आदेश पास करो। जब हमें बसने की जगह मिल जाएगी तो मैं निश्चित रूप से अपने भाइयों को मौज मस्ती के लिए दूसरा गांव ढूंढने के लिए ले जाऊंगा। हाँ, ठीक है। हट्टा कट्टा आदमी बहुत खुश हुआ और उसने उत्तर दिया। धूम, गड़गड़ाहट। ओह, 100 लोगों ने केवल अपनी आंखों के सामने रोशनी महसूस की और सदमे में ऊपर देखा। उन्होंने देखा कि मूल रूप से धूसर बादल स्याही जैसे हो गए थे और तेजी से काले पड़ गए थे। फिर बारिश की बूंदें गिरने लगीं। कमीने, वाकई बारिश हो रही है। दुबले आदमी ने गुस्से में अपनी हथेलियों को मुट्ठियों में बंद किया और उदास दिखने लगा। बॉस, यह बारिश हल्की नहीं होगी। चलिए छिपने के लिए कोई जगह ढूंढते हैं। हट,